تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی سالانہ ایوارڈ تقریب آج اردو مسکن خلوت میں صدر فیڈریشن ایم اے ماجد کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں ریاست کے 3 ممتاز صحافیوں کے نام سے موسومہ ایوارڈ پیش کیے گئے۔ سال 2020 کا فیض محمد اصغر ایوارڈ جناب شوکت علی خان سینئر صحافی حیدرآباد، انور ادیب ایوارڈ جناب طاہر رومانی سینئر صحافی حیدرآباد اور تبسم فریدی ایوارڈ جناب سید منیر سینئر صحافی ظہیر آباد کو دیا گیا۔ ایوارڈز 10,000 روپے نقد، یادگار مومنٹو، توصیف نامہ، شال اور گلدستے پر مشتمل تھے۔ یہ ایوارڈز وزیر داخلہ محمد محمود علی اور دیگر ڈگنیٹریز کی جانب سے پیش کیے گئے۔ خواجہ وراحت علی صاحب، جنرل سیکرٹری تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بلا کسی تاخیر کے اب جلسے کی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ پاک کے ذریعے آج کی تقریب کا آغاز کیے۔ میں اس کے بعد نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ایم اے منان صاحب۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت کو دی۔
नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना मुझसे राहत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना मुझसे राहत होगी। और ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, अरे कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। और उनको मुक़्तार बनाया है मेरे मौला ने, अरे खुल्द में बस वही जा सकता है, अरे जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। तो आगे बढ़ाने से कम मैं और एक लाइन के लिए आगे बढ़े। अस्सलामुअलैकुम। मेरे मालिक मेरे बंदगी मेरे आलमी क्या अर्श पर है सिदरा सवेरी इधर सर नहीं, अल्लाह क्या और अर्श उधर सर दूर होती है मेरे मालिक का घर आका का घर सरकार का घर है। शऊरे बंदगी सदका उतर सरकार का घर है। कर रहे थे। आज की इस तकरीब में हमारे और दो मौजूद मेहमान तशरीफ ला चुके। एक है जनाब खमरुद्दीन साहब जो रियासती अक़लीती कमीशन के साबिक़ सदर है। मैं ख्वाहिश करता हूँ जनाब सैयद उमर जलील साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएँ। सैयद उमर जलील साहब कमिश्नर सेक्रेटरी इंटरमीडिएट एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से जनाब सैयद विकारुद्दीन कादरी साहब चीफ एडिटर रोजनामा रहनुमा दक्कन हैदराबाद के इंतकाल पर शदीद अफसोस और दुख का इज़हार किया जाता है। हैदराबाद दक्कन जनाब विकारुद्दीन साहब हैदराबाद दक्कन के एक अजीम रहनुमा साहब की दुनिया में हक़ व सदाकत की आवाज़ बने हुए थे। इंडो अरब लीग के सरबराह
जनाब विकारुद्दीन साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। विकास साहब जिन्होंने हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत की और कौमी व समाजी मसाइल की बेबाकाना नुमाइंदगी की। इसके अलावा फ़लस्तीन, इराक़, शाम, बर्मा और दीगर मुकामात पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। विकास साहब दरअसल मज़लूमों की आवाज़ थी। वो एक मिलनसार हमदर्द इंसान थे। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना इनका वतीरा ख़ास था। इनकी रहलत से कौम व मिल्लत का, ख़ास कर दक्कन की अवाम का उर्दू अदब और सहाफ़त का अज़ीम नुकसान हुआ है, जिसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें तरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर फैज़ फरमाए और इनके लावारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, उनकी जानिब से भी एक ताज़ियती करारदाद है जो मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट तेलंगाना यूनिट condole the death of Janab Sayyid Viqaruddin Qadri Sahab, editor Rahimah Dakkan, a centenary old newspaper. The union regards his services to the cause of right and progressive movement. Union pays its tribute to the departed soul. मिल्लत, मुस्लिम लीग और तमाम जमातें एक ही छत तले जमा हुए थे और वो मौका था, उसके दाई थे जनाब विकारुद्दीन साहब, जो किंगकोटी में मुस्लिम लाज में पहला इजलास हुआ था। उसके बाद जनाब सैयद विकारुद्दीन साहब और उनके बड़े भाई लतीफ़ पाशा साहब को इसका कन्वीनर बनाया गया था। उसके बाद से वो मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ हर मौके पर मुसलमानों की शहरियान हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की रहनुमाई करता रहा है। तो मैं सबकी जानिब से उनकी दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ। सबसे पहले दुआएं मग़फ़िरत होगी, उसके बाद 2 मिनट की खामोशी मनाई जाएगी। फातिहा बिनियतिल क़बूल व इला हज़रत नबी सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। अल्लाहुम्मा या रज्जाई, या मन्नाई, या ग़ियासी, या मुरादी, या मुआफ़ी, या शिफ़ाई, या किफ़ाई, कफ़िन युया, या गफ़ूर, या गफ़ूर, या गफ़ूर, इग़फ़िरली ख़तियती यौमा तुबअसूना, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या रहीम, या करीम। अल्लाहुम्मा या नूर तनव्वुरत बिन्नूरि वन्नूरु फ़ी नूरिका नूर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना बलाइना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदिना व लिअस्हाबि जमीइना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना सबक़ूना बिल ईमान, ग़िल लज़ीना तबारकत व तआलत अज़म, रब्बि इग़फ़िर लहुम व अरहमहुम व अदख़िलहुम फ़िल जन्नह, रब्बि इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नबील उम्मी आला व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि जनाब विकार साहब के सामने इर्तिहाल पर 2 मिनट खड़े होकर खामोशी के ज़रिए ताज़ीम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन तेलंगाना ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने सदारती व खैर मक़दमी तकरीर फरमा। तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली और सदर नशीन 4TV नेटवर्क जनाब अहमद बराला साहब और मोअज़्ज़िज़ साबिक़ सदर नशीन माइनॉरिटी कमीशन और हमारे जनाब क़मरुद्दीन साहब, जनाब सैयद उमर जलील साहब, वो कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो एक हमारे साथी भी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। उस जर्नलिस्ट की हैसियत से वो यहाँ देखिए, आपके साथ उनकी जो मोहब्बत है, वो अपनी सरकारी चीज़ों को, मसरूफियात को भी छोड़कर यहाँ आए हैं। मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। और मेरे कोलीग मिराहत साहब और जर्नलिस्ट तहरीक के रूह रवां हैं
मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, और मेरे फेडरेशन के कोर कमेटी के अरकान और उनकी वजह से ये इजलास मुनक़िद हो रहा है। मैं इन तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मैं दोपहर में बड़ा परेशान था। वैसे विखार साहब का इंतकाल तो हुआ है, मैं खुद गया था मक्का मस्जिद, जनाजे में शरीक हुआ। वहाँ कई लोगों ने कहा कि आज का प्रोग्राम मनसूख हो गया है। मैंने बोला भाई मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, मैंने तो नहीं कहा ना, मेरे साथ ही किसी ने नहीं कहा। नहीं साहब वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं बोला आप सोशल मीडिया नहीं है, ये अनसोशल मीडिया है जो बिल्कुल गलत खबरें दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो तादाद देखकर मुझे खुशी हो रही कि सहाफ़ियों के तई आप लोग, सहाफ़त के तई आप लोग जो है यहाँ हाज़िर हुए, और सब के सब सहाफ़ी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। बावजूद सोशल मीडिया की अनसोशल एक्टिविटी के बावजूद आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ 2-3 बातें मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए हुए हैं, काफ़ी उन्होंने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें, और उन्हें और भी मसरूफ़ियतें हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं 2-3 बातें उर्दू सहाफ़त के बारे में ज़रूर कहूँगा। हम कई मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को हमने मदऊ किया है, अब उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हम 5 मिनट में पहुँचेंगे, 10 मिनट में पहुँचेंगे। खैर ठीक है, जब भी वो पहुँचें वो ज़रूर अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात आप तक पहुँच गुज़ार करूँगा। देखिए, हमारा जो हिस्सा है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया, हम लोग इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के जो है एक कारकुन हैं, वर्कर हैं। उसके लिहाज से हम जो है सहाफ़ियों के लिए तंजीमी काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, वज़ीर दाखिला जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। इसको भी हम मुहासबा करने की ज़रूरत है। लेकिन कोविड की वबा आई, रिलैक्सेशन मिल रहा है, सहाफ़ियों के लिए क्या खिदमत है। गुज़िश्ता दिनों हमारे जनाब रहमत साहब से बता रहा था कि गुज़िश्ता 2 साल से उर्दू अकेडमी की जानिब से फंड बंद होकर रह गया है। तो ये मसाइल है। आप देखिए उर्दू के जो सहाफ़ी हैं वो किस कसम कुर्सी के आलम में अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अखबार निकाल रहे हैं, आवाम तक पहुँचा रहे हैं। अब आप देखिए गोदी मीडिया के नाम से, आप देखिए इतने मसाइल हैं, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया ने आपकी तवज्जो पूरी तरीके से असल मौजूद से हटा दी। तो ये मीडिया की ताकत होती है, चाहे मीडिया अच्छा हो या बुरा हो। अगर आपको मीडिया अच्छा हो कि जो है गोद में बैठा हुआ हो, तो वो आपको किस तरीके से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उर्दू सहाफ़त की खिदमत में लगा दिया। चाहे उनको सरकार उनको रिकॉग्निशन दिए ना दे, लेकिन उर्दू वाले ज़रूर उनको जो है ये रिकॉग्निशन दे रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने ये कबूल किया, बल्कि उन्होंने उर्दू सहाफ़त पर इसको कबूल करते हुए हमारे लिए बड़ा एक एहसान किया। इनके लिए मैं मशकूर हूँ। और 1-2 बातें करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अब देखिए, उर्दू का पहला अखबार 1822 यानी 1822 में शुरू हुआ है। मैं गुज़िश्ता दिनों हमारे मोअज़्ज़िज़ वज़ीर दाखिला साहब से कह रहा था, साहब 200 साल हो गए उर्दू सहाफ़त के, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही कि हम इस 200 साल को जो है किस तरीके से मनाएंगे। 200 साल 200 ईयर्स ऑफ उर्दू जर्नलिज्म को कैसे करेंगे। गुज़िश्ता दिनों हमारी विनीत कुमार साहब जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई। हमने भी उनके सामने ये बात रखी, तो हमने कहा कि आप इसकी एक सरकारी कमेटी बनाइए, सरकारी कमेटी बनाकर आप उसके जो है यानी कन्वीनर बनिए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर मदद करूंगा, लेकिन खैर उन्होंने कुछ बातें भी कही, वो अलग बात है। तो मैं चाहता हूं कि हम उर्दू सहाफ़त 200 साल की हो गई है, लिहाजा मैं हमारे एक मुअज़्ज़िज़ जो है वज़ीर दाखिला हैं और मुअज़्ज़िज़ MLA साहब भी हैं, वो भी जो है सियासी तौर पर हमको अगर मदद करें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करने में, सरकारी कमेटी बना के, तो मैं समझता हूँ कि बहुत एहसान होगा उर्दू सहाफ़त। तो मैं एक और बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। अब आप देखिए
صحافیوں کے لیے ایکریڈیشن کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن ایکریڈیشن کمیٹیوں میں کبھی کہیں بھی اردو کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ ہم نے گزشتہ دنوں بیرسٹر اسدالدین اویسی سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے اس معاملے کو تلنگانہ میں جو کمشنر انفارمیشن اور پبلک ریلیشن ہے اروند کمار سے بات کی، تو ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں پارلیمنٹ میں مصروف ہوں، میں احمد بلالہ صاحب کو جو ہے میں اس کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو میں مشکور ہوں صاحب احمد بلالہ صاحب کہ بیرسٹر اویسی صاحب نے جو نمائندگی ہماری ایما پہ کروائی ہے، اس کے لیے شاید تاریخ میں ابھی تک یونائٹڈ آندھرا پردیش میں یہ کام نہیں ہوا، تلنگانہ میں ابھی تک نہیں ہوا، لیکن یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ میں بہت بہت مشکور ہوں، اور میں اس فورم کی طرف سے، جلسے کی طرف سے آپ کے ذریعے بیرسٹر اویسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ آپ لوگ کافی جو ہے ہمارے معززین کو بھی سننا چاہ رہے ہیں، اور معززین کو بھی کافی جو ہے انہوں نے وقت دیا ہے، وہ جاننا بھی چاہتے ہیں، تو لہٰذا میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ آپ سے ضرور ہماری آپ کی جو ہے انٹریکشن ہوگا، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے تشریف لائے۔ خدا حافظ۔ جناب خاصہ خان صاحب سے خواہش کرتا ہوں ڈائریکٹر تشریف لائیں۔ آج 6000 سے جانا ہے تو آئے اور ہمارے اس کے بعد نصیر علی صاحب تلنگانہ راجیہ سبھا سے خواہش کرتا ہوں ادھر دیکھیے ہمارے آج کے موجود مہمان سید عمر میں جاتا پور سے تشریف لانے والے ہمارے ساتھی محمد انور صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جناب فاروق ہے، جناب سنگاریڈی سے آنے والے ہمارے ساتھی مسعود خان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ راجہ وراٹ علی صاحب کو موبائل اور موبائل کے کرنے میں شامل۔ میں آج کے ہمارے موجود جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ میڈیا سے وابستہ رکھنے والے تمام جرنلسٹ حضرات، جیسے کہ ابھی ماجد صاحب نے بتایا کہ 200 سال اردو صحافت کو پورے ہو گئے، لیکن صحافت آج کی تاریخ کے اندر خاص طور پر اردو صحافت کو جو دن بدن اردو صحافت کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو صحافت کے اندر صحافیوں کو بھی جستجو کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ خود جستجو نہیں کریں گے، جب تک کوئی، آپ یہ مت سوچئے کہ ہم 200 سال کی صحافت ہوگی، ہم کو خود ہی سے کچھ کرنا، تو کوئی بھی خود ہی سے آج کل کچھ کرنے والا نہیں۔ آپ کو جا کر، ہاں یہ ضروری ہے کہ جیسے محمود علی صاحب حکومت کے منسٹر ہے، ہم ایک عوامی نمائندے ہیں حکومت کے اندر، ہم آپ کے ذریعے آپ کے ساتھ چل کر آپ کی جو بھی مطالبات ہے اس کی نمائندگی ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ نہ صرف نمائندگی کریں گے بلکہ حاصل کریں گے۔ جس طریقے سے اردو جرنلزم کے اندر ایکریڈیشن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج ایکریڈیشن کمیٹی کے اندر آج اردو جرنلسٹ کو بھی مقام دیا گیا ہے انشاءاللہ، اور جو بھی مراد ہے، جو آج انگریزی اور ہندی اور دیگر دوسرے جرنلزم میں جو محکومات ہے، جو ان کو جو مراد حاصل ہے، ان سے میں آج اس سے پہلے ماجد صاحب بات کرے، اس سے پہلے فیضل احمد ایک وقار الدین صاحب کا کنڈولنس بھی، ریزولیشن بھی یہاں پہ لگائے۔ صحیح بھی آج ایک خوشی کا دن ہے، غم کا دن ہے۔ صبح پورا غم سے گزرا، شام اب خوشی کے میں اپن وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو اردو جرنلسٹوں کو ایوارڈ دینے کا ٹریڈیشن ایک فیڈریشن کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ٹوٹل انڈیا میں حیدرآباد میں ہی وہ چل رہا ہے۔ اردو زبان کو، اردو صحافت کو بچانے کے لیے جو فیڈریشن صرف ایوارڈ سے ہی نہیں، وہ ٹریننگ کلاسز دے رہے ہیں جرنلسٹوں کو۔ میں سمجھتا ہوں اس مقام پر 3 سال پہلے ایک پروگرام بھی کیا گیا، اس کو وینکیا نائیڈو صاحب بھی یہاں پہ اٹینڈ ہوئے تھے۔
माजी साहब बताए सही भी, तेलंगाना स्टेट में यहाँ पे स्टेट डिवाइड होने के बाद उर्दू जर्नलिस्टों को बहुत फ़ायदा होगा बोल के बहुत लोग समझे, लेकिन वैसा तो कहाँ भी नहीं दिख रहा सही। महमूद अली साहब बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसो बात आपके नोटिस में रखना, क्योंकि हम सबके नॉट ओनली उर्दू जर्नलिस्ट, पूरे हमारे हैदराबाद के जो भी प्रॉब्लम्स है आपको हम आपके नोटिस में कब का जब हम रखते रहे, इसलिए सही भी उर्दू बाइफर्केशन से पहले उर्दू के बेनिफिट्स कैसे थे उर्दू सहाफ़त के मैं आपके नोटिस में रख रहा हूँ। उर्दू जर्नलिस्ट एक्रेडिटेशन कमेटी में कंपलसरी स्टेट में मेंबर थे और हर डिस्ट्रिक्ट में उर्दू के रिप्रेजेंटेशन एक्रेडिटेशन कमिटीज़ में थे। ये मैं कब यूनाइटेड स्टेट आंध्र प्रदेश में, और मंडल लेवल भी उर्दू रिपोर्टर को एक्रेडिटेशन कार्ड दिया गया था। और उर्दू जर्नलिस्टों के लिए स्पेशली उर्दू ट्रेनिंग क्लासेस जब जो था आंध्र प्रदेश प्रेस अकादमी के तरफ से 3 महीनों को 4 महीनों को ट्रेनिंग क्लासेस हर डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद के साथ ही वैसे डिस्ट्रिक्टों में भी दिया जाता था। लेकिन अब जो भी आपको मैं जिक्र किया वो अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। स्टेट एक्रेडिटेशन कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन उर्दू का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कितना लड़े, कितने मीटिंग को बाइकआउट करें तो भी गवर्नमेंट में सही भी तो हमको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि उर्दू जर्नलिस्ट तेलंगाना में स्पेशली बहुत डेवलप हो रहा। उर्दू जर्नलिस्ट मैं समझा उर्दू के लैंग्वेज, उर्दू का मीडिया कमज़ोरी हो रही बोले डिस्कशन चलते सो टाइम पे एक 5 दिन पहले मैं निर्मल को गया था। निर्मल में वहाँ पे एक पेपर का, उर्दू पेपर का 10th एनुअल डे था। वहाँ पे आदिलाबाद पूरे यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट से और निज़ामाबाद से उर्दू के जर्नलिस्ट इतने, मैं ऐसा यकीन नहीं माना कि उतना वहाँ पे हाज़िर हुए और उन्होंने उर्दू के उनके आर्टिकल्स प्रेजेंट किए। वहाँ पे बेस्ट जर्नलिस्ट को उन लोग अवार्ड दिए थे, और वैसे ही जो सोशल सर्विस कर रहे थे उनको अवार्ड दिए थे। तो मैं समझा कि अभी एंकरेजमेंट करें तो ये उर्दू लैंग्वेज अभी इतनी मजबूत बनाने के लिए चांसेस है बोल के मैं भी एक यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन के से मैं समझा था। मैं महमूद अली साहब से यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो मैं 4 आपके बात आपके नोटिस में लाया हूँ। एक तो स्टेट एक्रेडिटेशन में उर्दू जर्नलिस्ट को कंपलसरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए और डिस्ट्रिक्टों में भी उर्दू रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वैसे ही प्रेस अकादमी से जो यूनाइटेड स्टेट में ट्रेनिंग क्लासेस लगाते थे उनके लिए उनको सर्टिफिकेट देते थे, वैसे ही अब जो तेलंगाना मीडिया अकादमी से वो काम नहीं हो रहा। इसलिए वो भी किसी हाल हैदराबाद और जो उर्दू के ऑलमोस्ट ऑल 10 डिस्ट्रिक्टों में भी उर्दू के जर्नलिस्ट है, उर्दू का नेटवर्क स्ट्रांग है। ये 10 डिस्ट्रिक्टों में भी, पुराने 10 डिस्ट्रिक्टों में भी ट्रेनिंग क्लासेस लगाने के लिए महमूद अली साहब गवर्नमेंट से डिस्कस करते बोल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो अवार्ड दे रही ये अच्छा ट्रेडिशन है, कंटिन्यू इस ट्रेडिशन को हर साल कंटिन्यू करना, और स्पेशली हमारे फैज़ मोहम्मद साहब के नाम पे एक अवार्ड देना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक 30 साल वो यूनाइटेड स्टेट में आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए और तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए, और जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ में वो कभी भी बहुत सामने रहते थे। इसलिए उनके नाम पे एक अवार्ड देना एक अच्छा ट्रेडिशन है। और महमूद अली साहब, मैं आपसे और एक बात आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। कल एक खैसर अहमद बोल के एक जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी का एक इंतकाल हुआ, जो 3 साल पहले आपको भी वो रिप्रेजेंटेशन दिए थे, जो 2 किडनी ख़राब हो के उन्हें बहुत हालात उनके घर के बहुत गरीबी में वो है। इतनी गरीबी है आप यकीन नहीं मानेंगे, इस दिनों में वो घर में करंट का बल्ब भी नहीं है। बच्चे जो कैंडल में एजुकेशन कर रहे हैं, मासूम बच्चे, 3 लड़के उनके बहुत परेशान में, वो लोग हैदराबाद में हैं। मैं भी उनके घर को गया था, और 3 साल से उनको डायलिसिस के लिए भी 1 रुपया नहीं था, तो उनको बेडिंग पे थे। तो मैं ले जाके स्पेशली हमारे तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से उनको डायलिसिस फ्री कराया 3 साल, और बचाने की बहुत कोशिश करें, लेकिन बैड लक हमारा कल उनका इंतकाल हो गया।
उन फैमिली को भी आप ज़रा हेल्प करना, क्योंकि उनके मिसेस भी एजुकेटेड है और 3 बच्चों को एजुकेशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें मोहम्मद अली साहब इंटरेस्ट लेते बोल के मैं उनसे गुजारिश करते हुए फिर एक बार मैं तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के साहिबों को मैं मुबारकबाद देते हुए थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब खमरुद्दीन साहब, साबिक़ सदर नशीन तेलंगाना स्टेट अक़लीती कमीशन से ख्वाहिश करता हूँ कि मुखातिब करें। उससे कबल मैं जनाब आसिफ साहब से आसिफ रूबी टीवी से ख्वाहिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब आसिफ अहमद साहब। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के आज बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे माजी साहब जो कह रहे हैं, बहुत ही शुक्रिया। शहर नशीन में पेश है हमारे आली जनाब मोहम्मद महमूद साहब, होम मिनिस्टर साहब, अहमद बिलाला साहब, सैयद उमर अली साहब, इंटरमीडिएट बोर्ड सेक्रेटरी सनाफी साहब, ख्वाजा बिरादरी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के जबकि हम कमीशन में रहे खुद हमारे वाजिद भाई और जर्नलिस्ट हमारे पास आए थे, आने के बाद ये लोगों उर्दू में नहीं आ रहा और अब साइन बोर्ड्स वगैरह भी उर्दू में नहीं आ रहे, तो हम फौरी वाजिद भाई से बैठ कर जब भी हमने कमिश्नर इंफॉर्मेशन को नोटिस देकर, अल्लाह का एहसान है कि आज उर्दू के साथ तेलुगु के साथ इंग्लिश के साथ उर्दू हर ऑफिस में साइन बोर्ड उर्दू में है और लोगो भी तकरीबन 80% उर्दू में है। और हमारे हानबल सीएम साहब भी उर्दू को सेकंड लैंग्वेज किए हैं, क्योंकि हमारे कहीं इंडिया में नहीं है सेकंड लैंग्वेज, फिर भी हमारे पास अल्लाह का एहसान है कि हानबल सीएम साहब उर्दू को सेकंड लैंग्वेज किए हैं। बहरहाल बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तकरीबन पूरे जर्नलिस्ट हमारे ऑफिस को आए थे और माजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा रिप्रेजेंट करे। तो फौरी हमने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कोई इत्तला दी है, फौरी जब से अब तकरीबन 80% उर्दू साइन बोर्ड और लोगो भी उर्दू में है, तो एहसान है। और हमारे उर्दू जर्नलिस्ट के लिए अभी महमूद साहब भी बोल रहे थे, नहीं ज़रूरी तेलंगाना आने के बाद और हनबल से आने के बाद उर्दू अकाडमी के जरिए यानी कि जर्नलिस्ट को कुछ ना कुछ करना है बोल के अभी महमूद साहब बोल रहे थे। इंशाल्लाह ज़रूर आप महमूद साहब बोलेंगे, क्योंकि वो तेलंगाना हमारा गंगा जमुना है और हनबल सीएम साहब भी माइनॉरिटीज़ के लिए और उर्दू जर्नलिस्ट के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। अभी आपको इंशाल्लाह महमूद साहब इत्तला ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि यानी बोलने को तो बहुत कुछ है उर्दू के लिए बात, क्योंकि लोग बहुत हैं और काफ़ी ये है। मैं बहुत बहुत माजिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा I request Shri Alana Karo to come over the dais. Till kindly. मोहम्मद साहिब साहब एनआरए फेडरेशन और तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदार जनाब माजिद साहब और साहब और साहब मोहम्मद खवातीन और सामने क्या मैं ये बात जो कह रहा हूँ प्रोटोकॉल के 2 मिनट का आपका वक्त लेना चाह रहा हूँ भाई कि मैं इस अवार्ड के लिए सबसे पहले फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब महमूद अली साहब, जनाब उमर जलील साहब
जनाब अहमद वदाला साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मुझे खिदमत का मौका इनायत फरमाया। मैं इस अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा करते हुए दो बातें अपनी सहाफ़ती बिरादरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त से जो लोग वाबस्ता हैं उनमें से लगभग 70-75% लोग ऐसे हैं, 70-75% लोग हैं जो इंतहाई कसमपुशी बल्कि गुर्बत की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी मिरात अली साहब ने फैसल का जिक्र किया कि जिनका किडनी की वजह से इंतकाल हो गया। उसी तरीके से खुरम नफीस हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका भी कसमपुशी की हालत में इंतकाल हुआ। मेरे एक कोलिग थे शोएब रब्बानी, यूनिवर्सिटी से मेरे साथ थे और बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट थे इंडिया के, तो उनका भी कसमपुशी की हालत में इस तरह इंतकाल हुआ कि उनकी बीनाई चली गई थी और उनके बच्चे छोटे मोटे काम कर रहे थे। उसी तरह मेरे सियासत के कोलीग हैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन, तो उनकी आंखें चली गई और गुज़िश्ता कई वर्षों से वो जो है घर में बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं। और आप लोगों को ये मालूम करके बहुत अफसोस भी होगा कि हालिया अरसे में जो अखबारात से लोग चले गए, एजेंसियाँ बंद हो गई, तो बासहाफ़ी इतने मुश्किल में है कि उनको गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं, गैस का सिलेंडर देने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़देह हैं। आली जनाब महमूद अली साहब की तवज्जो मैं इस जानिब मबसूल करवाना चाहता हूँ कि उन्होंने 2015 में ये ऐलान किया था कि उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू के सहाफ़ियों को पेंशन जारी करवाने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो हालात कुछ ऐसे हुए कि नहीं हुआ। लेकिन अब उम्मीद है कि वो इस जानिब तवज्जो देंगे। यहाँ मीडिया एकेडमी भी सहाफ़ियों के लिए कर रही है, हुकूमत के पास वेलफेयर फंड है, लेकिन मैं तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो फर्स्ट एड के तौर पर कुछ अपना एक फ़ंड कायम करें। तो मुझे फ़ायज़ मोहम्मद असगर साहब के नाम से जो अवार्ड दिया गया है, फ़ायज़ मोहम्मद असगर एक दरवेश सिफत आदमी थे, उनको खुद की भलाई से ज़्यादा सहाफ़ती बिरादरी की भलाई थी और उनको सही ख्याल यही हो सकता है कि उनके नाम से मुझे जो रकम दी गई है ये मुस्तहिक सहाफ़ियों के लिए फेडरेशन जो इस्तेमाल करे। तो मैं ये रकम शुक्रिया के साथ जनाब महमूद अली साहब की खिदमत पे अपनी तरफ से भी इसी के मुबाद से रकम देते हुए महमूद अली साहब की खिदमत में पेश कराऊँ ताकि वो इस फेडरेशन के में इनायत फरमा दें और फेडरेशन जो एक कॉर्पस फंड फर्स्ट एड के तौर पर शुरू करे ताकि जो उनका मुस्तहिक सहाफ़ी हैं उनकी भी मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेशुमार सहाफ़ी हैं जिन्हें अनवर अदीब साहब मरहूम ने तैयार किया। नज़रियात के लिहाज से वो कम्युनिस्ट थे। मखदूम मोइनुद्दीन के साथ उन्होंने कई इनकलाबी तहरीकात में भी हिस्सा लिया था। वो एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ख़ास तौर पर उन्होंने सहाफ़त का पेशा इसलिए इख्तियार किया ताकि कौम की खिदमत की जा सके। सहाफ़त के ज़रिए उन्होंने एक आम आदमी के मसाइल को हुकूमत के ऐवानों तक और इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। करंट न्यूज़ भी उनकी न्यूज़ एजेंसी थी और मैं समझता हूँ कि करंट न्यूज़ उस वक्त तमाम अहम सहाफ़ियों का मरकज़ हुआ करती थी। तो बहरहाल अंग्रेज़ी व तेलुगु सहाफ़त में उन्होंने गहरे नुफूज़ छोड़े हैं, लेकिन उर्दू सहाफ़त को उन्होंने अपने खून जिगर से सेंचा है। करंट न्यूज़ दरअसल उर्दू सहाफ़त की एक यूनिवर्सिटी थी जिसके ज़रिए उन्होंने समाज के लिए सहाफ़ी तैयार किए। सहाफ़त के साथ शेर व अदब के ज़ौक़ के सबब वो मुशायरों का भी एहतमाम किया करते थे। उस ज़ौक़ के सबब उन्होंने अपनी जायदाद तक फ़रोख्त कर दी थी। उनकी सहाफ़ती खिदमात के सिले में संगारेड्डी में हुकूमत ने उनके नाम से एक शाहरा भी मौसूम की है, यानी उनसे मौसूम की है। अनवर अदीब की सहाफ़ती वरासत को उनके काबिल फर्जंद ख्वाजा क़य्यूम अनवर संभाले हुए हैं। अपने वालिद की तरह उन्होंने भी अंग्रेज़ी व तेलुगु जर्नलिज़्म में अपने नुफूज़ छोड़े हैं और अब वो तेलंगाना टीवी के एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अनवर अदीब की उन अज़ीम खिदमत को ताज़ा रखने उनके नाम से ये फेडरेशन की जानिब से एवार्ड दिया जा रहा है।
اور جیسا کہ قیوم انور صاحب کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک واقعہ ان کے بارے میں سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے سنایا ہے مجھے کہ جب ان کی ملاقات اپنے والد کے ساتھ جب وہ خان لطیف خان صاحب کے پاس پہنچے تو خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ انور عزیز صاحب آپ کے گھر میں ایک ہیرا پیدا ہوا ہے اور ہمارے اسٹیج پہ وہ ہیرا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ تو انور ادیب صاحب کا تعارف رہا, لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ انور ادیب صحافت کی یونیورسٹی تھے, لیکن ان سے موسم جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں وہ بلا شبہ صحافت کا ایک ادارہ ہے. میری مراد طاہر رومانی صاحب سے ہے. جناب محمد طاہر رومانی سینئر صحافی کو انور ادیب سے موسم ایوارڈ دیا جا رہا ہے. طاہر رومانی نہ صرف سینئر صحافی ہیں بلکہ آپ ایک نامور شاعر اور ادیب بھی ہیں. انہیں مختلف ادبی تنظیموں کی جانب سے مشاعروں میں خصوصیت سے مدعو کیا جاتا ہے. ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں شہر کے مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے کئی ایک اعزازات سے بھی انہیں نوازا گیا ہے. جناب طاہر رومانی گزشتہ زائد 4 دہائی سے اردو صحافت کے لیے مختلف اہم اخبارات میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اپنی صحافتی کیریئر کا آغاز انہوں نے 1977 میں شام نامہ خون ناب سے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ خون ناب اس وقت ایک مشہور اخبار ہوا کرتا تھا. وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. پھر 1979 میں جناب محمود انصاری کی زیر ادارت شائع ہونے والے اردو منصف سے وابستہ ہوئے. کچھ عرصے کے لیے اردو ملاپ میں بھی کام کیا. ملاپ اخبار کے بند ہونے کے بعد جناب محبوب حسین جگر مرحوم کی ترغیب پر روزنامہ سیاست میں وہ 1990 سے لے کر 1997 تک کام کرتے رہے. 2014 سے وہ ایک ہفتہ وار ترکش ہند کی ادارت کے مدیر ہیں, ایڈیٹر ہیں. ابتدا میں وہ دبیرپورہ ابتدائی مجلس تعمیر ملت سے وابستہ ہوئے. بعد میں جبکہ اکثر لوگ ایمرجنسی کے حالات کے پیش نظر دفتر تعمیر ملت آنے جانے سے گھبراتے تھے, آپ باضابطہ صدر دفتر کے کارکن کی حیثیت سے کام کرتے رہے. انہیں تنظیم کے قائدین نے اسٹڈی سرکل تعمیر ملت کا سیکریٹری و آرگنائزر بنایا. اس کے ساتھ آپ معتمد نشر و اشاعت تعمیر ملت و اقبال اکیڈمی کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں. جناب طاہر رومانی 2008 سے 2012 تک حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر رہے. فی الحال آپ انڈین جرنلسٹ یونین کے نیشنل ممبر اور تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. ہمارے لیے خاص بات یہ ہے کہ آپ اضلاع کے صحافیوں میں تبسم برگی نے مجلس کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ان کی صحافتی خدمات کو ان کے فضل سلطان احمد خان کو پاکستانی جاری رکھتے ہوئے جن کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان کے مختصر تعارف کرا رہا ہوں. سید مدیر صاحب, سید مدیر اضلاع تلنگانہ کے اردو صحافیوں میں اپنی سنجیدہ خدمات کے لیے جانے جاتے ہیں. ظہیر آباد کے ضبط زمین سے انہوں نے حیدرآباد سے شائع ہونے والے اخبارات کے لیے نامہ نگاروں کا آغاز کیا تھا. اردو روزنامہ رہنما آندھرا پردیش بھارت نیوز کے لیے خدمات انجام دی. وہ ظہیر آباد پریس کلب کے مبلغ 30,000 روپے ہمارے خدا شہادتی صاحب کے لیے منظور کیے ہیں. اور میں آج کے ہمارے معزز مہمان خصوصی جناب محمود علی صاحب مجھے داخل سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ محبوب نگر یونٹ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن صدر جناب ایم مجیب اور محمد راحت صاحب کو یہ چیک شہاب الدین صاحب کے لیے حوالے کریں. ایم مجیب صاحب ان کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا. ان کی اہلیہ چھوٹے بچے وہ فیڈریشن کی جانب سے سیونگ مشین قبول کریں. اور کی تنگی کے باعث پروگرام کو مختصر کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نعیم موری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹر جناب محمد موت صاحب کو مومنٹو پیش کریں یادگار اور موقع شاد پیش کریں. نعیم موری صاحب.
ఉర్దూ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు మాజిద్ గారు, फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी गौस मोहद्दीन साहब, जिलानी साहब, Honorable Minister for Home, our महमूद अली साहब, मेरा दोस्त, हमारा दोस्त, प्रेस एकेडमी तेलंगाना प्रेस मीडिया एकेडमी का चेयरमैन अल्लम नारायण साहब, सैयद उमर जलील साहब, मोहम्मद कमरुद्दीन साहब, मोहम्मद गौस साहब, शुकूर साहब, मेरा कोलीग विरहत अली साहब, सब लोगों को मैं नमस्ते कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कोलीग चेयरमैन साहब है मीडिया एकेडमी का, उससे गुजारिश है, నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ అకాడమీకి, గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఉర్దూ జర్నలిస్టులకి తరగతులు నిర్వహించేవాళ్ళు. అలాగే ఉర్దూ జర్నలిస్టులకి జర్నలిజం మీద తెలుగుతో పాటు కొన్ని పుస్తకాలు, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉర్దూ జర్నలిజం, హౌ టు రైట్, హౌ టు cover proceedings of the assembly and also the crime reporting, इसके ऊपर बुकलेट्स भी बनाया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ चेयरमैन साहब से, వాటిని మళ్ళీ పునరుద్ధరించమని ఈ సందర్భంగా జర్నలిస్టులకి అకాడమీకి మనవి చేస్తున్నాను. రెండవది, దేశంలో ఉర్దూ జర్నల్స్ ఉన్నటువంటి లక్నో తర్వాత, ఉత్తరప్రదేశ్ తర్వాత మన రాష్ట్రమే అత్యధిక శాతంగా ఉన్న ఉర్దూ జర్నల్స్ ఇక్కడే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందువల్ల గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వర్కింగ్ స్టేట్ అక్రిడిటేషన్ కమిటీలో, జిల్లా అక్రిడిటేషన్ కమిటీస్లో ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు ప్రాతినిధ్యం ఉండేది. ఉర్దూ జర్నలిస్టుల తరఫున ఒక సభ్యుడు అక్రిడిటేషన్ కమిటీలో ఉండేవాడు. ఇప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ విరహత్ అలీ అయినా ఆయన ఉర్దూ జర్నలిస్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ కాదు. He is not representative of the Urdu journalist. సో అందువల్ల దానికి సంబంధించి కూడా మీరు చొరవ చూపించాలని, తప్పనిసరిగా మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్లో ఉర్దూ జర్నలిస్టులు, నిజామాబాద్, నల్గొండ, మెదక్, పాత జిల్లాలకు సంబంధించి ఉర్దూ జర్నలిస్టులు అధికంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మండల స్థాయిలో, రాష్ట్రం మొత్తం మీద మండల స్థాయిలో ఉర్దూ జర్నలిస్ట్, తెలుగు జర్నలిస్టులకి, ఇతర ఇంగ్లీష్ జర్నలిస్టులకి అందరికీ మండల స్థాయిలో అక్రిడిటేషన్స్ ఇస్తూ, హైదరాబాద్లో మండల స్థాయిలో ఉర్దూ జర్నలిస్టు పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది, పత్రికలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఎందుకు అమలు పరచడం లేదో కొద్దిగా మీరు నిలదీయాలి. అధికార వర్గాన్ని నిలదీయకపోతే అది అమలు కాదు. ఈ 3 అంశాల మీద మిత్రుడు నారాయణ చొరవ తీసుకుంటారని, ఎలాగూ హోమ్ మినిస్టర్ మనకు అందుబాటులో మనం చెప్పినవి విని చాలా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ముందుంటారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా వారు కూడా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం మీద, అధికారుల మీద దృష్టికి తీసుకొచ్చి అమలు చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఇక అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది జర్నలిస్ట్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వం పెట్టింది, ఈ ప్రభుత్వం మొదలు పెట్టలే. గత ప్రభుత్వంలో మేము ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు కూడా అవార్డులు ఇవ్వాలని చెప్పి అవార్డులు ఇప్పించాం. ఇప్పుడు అవార్డుల ప్రస్తావన లేదు, అవార్డులు లేవు. అయినా మన మిత్రులు ఉర్దూ జర్నలిస్టులను గుర్తించి ప్రోత్సహించి ముందుకెళ్ళటానికి, ఉర్దూ జర్నలిజాన్ని మరింత సుసంపన్నం చేయటానికి మన మాజీ మిత్రులు ఫెడరేషన్ వాళ్ళు తీసుకున్న దాన్ని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. అందులో
ఫైజ్ మహమ్మద్ నేను స్వయంగా ఎరుగుతున్నాను. ఎవరి పేరుతోనైతే ఈ అవార్డు ఇచ్చారో ఆ జర్నలిస్ట్ మిత్రుడిని, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మిత్రుడిని నేను స్వయంగా ఎరుగుతున్నాను. అట్లాగే అన్వర్ అదీజ్ సాబ్ కూడా నేను పర్సనల్లీ ఐ నో హిమ్. అలాగే తరుసుం పరిధి, ఈ ఆల్సో నో మీ, ఐ ఆల్సో నో. వాళ్ళ పేరుతో, సీనియర్ జర్నలిస్టుల పేరుతో గుర్తించుకొని ఈ జర్నలిజాన్ని గుర్తింపు చేయటానికి, ముందుకు తీసుకుపోవటానికి, ప్రోత్సహించడానికి మన మిత్రులు తీసుకున్న దాన్ని మనసారా అభినందిస్తూ, షౌకత్ అలీ సాబ్ ఐ నో హిమ్ లాస్ట్ 30 years 40 years. खैर रूमानी साहब अभी भी हमारा साथी है और मुनीर साहब साथी है. వీళ్ళందరికీ మరోసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఒక్క మాట చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ఇవాళ జర్నలిజము చాలా డేంజరస్ ప్రొఫెషన్గా తయారైంది. వెరీ డేంజరస్ ప్రొఫెషన్. పాలిటీషియన్స్, మాఫియాస్ and other people. If you write good, if you write truth, if you write represent the people's aspiration, the targeted journalist. The targeted journalist. बहुत sorrowful बात है. कल the Committee of Protection of Journalists, a Switzerland-based world organization, Committee for Protection of Journalists, कल अनाउंस करे ఎంటైర్ వరల్డ్ మొత్తం ప్రపంచంలో అత్యధిక మంది జర్నలిస్టులను హత్య చేసిన దేశము చాలా విచారకరం మన భారతదేశం అయిపోయింది. 2021 5 journalists have been murdered. Nowhere in the world, no country, nowhere, even Africa, even any crisis brood areas, struggling areas. In India, 5 journalists have been murdered so far in this year. Never in the past, never in the past. 7 journalists are imprisoned. Still, journalists are imprisoned in the jails. They are from Jammu Kashmir, they are from Uttar Pradesh, they are from Maharashtra and Madhya Pradesh. ऐसा तरीका से जर्नलिज्म अगर పీపుల్స్ యాస్పిరేషన్స్కు, ప్రజల భావాల్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే సాధ్యమవుతుందా చెప్పండి? అందువల్ల ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏ వర్గం ఎదుర్కోలేనంత భయంకరమైన, తీవ్రమైన ఒత్తిళ్లు, ఆందోళనకరమైన పరిస్థితులు జర్నలిస్టులకు ఎదురవుతున్నాయి. దీన్ని ఐక్యత ద్వారానే, సంఘటితంగానే మనం ఎదుర్కోవాలి తప్ప ఎవరు మనకు అండగా ఉంటారని చెప్పి విశ్వాసంతో వద్దు, ఐక్యతతో ముందుకు పోదామని మనవి చేస్తూ మరోసారి మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. अब मैं दावत देता हूँ हमारे मीडिया अकेडमी के चेयरमैन जनाब अल्लम नारायण साहब को. उससे हम सिर्फ एक ही मिनट उनकी गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2022 जो है उर्दू जर्नलिज्म के 200 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. तो हमारी फेडरेशन बड़े पैमाने पर एक साल तक उसको सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बना रही है. मैं समझता हूँ कि हुकूमत के साथ मीडिया अकेडमी हमारे साथ ताउन करेगी. अब मैं दावत देता हूँ जनाब अल्लम नारायण साहब को. సారీ, నేను ఉర్దూలో మాట్లాడలేను, తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ముందుగా ఇవాళ కాలధర్మం చెందిన వికారుద్దీన్ సాబ్కి జోహార్లు, నివాళులు, వాళ్ళ కుటుంబానికి సానుభూతి. అట్లాగే గుండెపోటుతో మరణించిన కైసర్ కూడా నా నివాళి. నిజమే,
ఉర్దూ ఒక రాజభాషగా ఉన్న రాష్ట్రంలో మనం ఉన్నాం. ఉర్దూ ఒకప్పుడు ఒక రాజభాష. 5-6 శతాబ్దాల పాటు ఇక్కడ ముస్లింలు, ఇవాళ మైనారిటీలు అంటున్న ముస్లింల పాలన నడిచిన వాస్తవం. ఇది హైదరాబాద్ రాజ్యం. ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఇది హైదరాబాద్ రాజ్యం కనుక ఇక్కడ ఉర్దూ అనే దానికి ప్రాధాన్యత తగ్గడం అనేదో, ఉర్దూ లేకుండా పోవడం అనేది జరిగే విషయం కానే కాదు. అందువల్లనే మీడియాలో ఉర్దూ పత్రికలు చాలా ఎక్కువ. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వాటి ఆలనా పాలనా చూడడం అనేది ఇంకా చిన్న చూపుగానే ఉన్నది. అది నాకు తెలుసు. నేను మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు అది అనుభవంలోకి వచ్చింది. నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే తెలుగు పత్రికలు కానీ చివరికి ఇంగ్లీష్ పత్రికలు కానీ ఆదరించినట్టుగా ఉర్దూ పత్రికలకు ఆదరణ లేదు, ఈ జర్నలిస్టులకు గుర్తింపు లేదు, ఈ జర్నలిస్టులు పట్టించుకోవడం లేదనేది నేను కూడా స్వయంగా చూసి చెప్తున్న విషయం. నేను దీన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. నిజానికి మీడియా అకాడమీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దాదాపుగా అన్ని జిల్లాలలో 9 జిల్లాల్లో కూడా మీడియా అకాడమీ తరఫున క్లాసులు పెట్టినాము. కానీ కరోనా ముందర ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు కూడా క్లాసులు పెట్టాలని ఆలోచించడం, కానీ అది రియలైజ్ అయ్యేసరికి ఈ కరోనా ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోయింది. కానీ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా తప్పనిసరిగా ఇట్లాంటి మంచి ప్లేస్లోనే మీ సహకారంతో, ఒక దిక్కు ఫెడరేషన్ సహకారము, మరో దిక్కు ఉర్దూ అకాడమీ సహకారము, యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఉర్దూ ప్రొఫెసర్ల సహకారం తీసుకొని ఒక ప్లాన్ చేసి తప్పనిసరిగా మీకు క్లాసులు పెట్టడానికి మాత్రం నేను హామీ పడుతున్నాను. తప్పనిసరిగా చేస్తాను. రెండవది, అకాడమీ నిర్మాణం కానీ ఈవెన్ విరాట్ అలీ సహచరుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, అక్రిడేషన్ నిర్మాణంలో కానీ మా పాత్ర లేదు, మన్నించాలి నన్ను. ఎందుకంటే ఉర్దూ జర్నలిస్ట్ కావాలి అనేది అనుకున్నాము. నిజానికి అక్రిడేషన్ నియమాలు రూపొందించిన కమిటీలో ఉన్నారు కానీ మైనార్టీలు, ఆ తర్వాత మైనార్టీలు లేకుండా పోయినారు. అది కూడా ఒక వెల్తిగా ఉన్నది. దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి తప్పనిసరిగా నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ఇప్పటికీ అది ఒక వెల్తి. దీంతో పాటుగా మీకు మీడియా అకాడమీ గురించి కొంచెం చెప్పాలి. మీడియా అకాడమీ మీన్స్ తరగతులు, జర్నలిజం మెరుగుదల, జర్నలిజం భవిష్యత్తు ఏమిటి, వర్తమానం ఏమిటి, ఏం జరుగుతున్నది అనేది సెమినార్లు కానీ తరగతులు కానీ ఇట్లా మీడియా అకాడమీ అంతా కూడా ఒక శిక్షణ, ఒక ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ మీద ఇంతకుముందు ఆధారపడి ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరితో కలిసి, సీనియర్ జర్నలిస్టులు అందరితో కలిసి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీడియా అకాడమీకి వచ్చినారు ఫస్ట్ టైం. వచ్చినప్పుడు ఆ చర్చలలో ఆయన అడగకుండానే ఒక రకంగా మేమందరం వేరే చర్చలు పెడుతున్నప్పుడు ఆయన మీకు ఒక 100 కోట్ల నిధి కావాలని ఆయనే స్వయంగా ప్రతిపాదించి ప్రకటించినారు. ఆ 100 కోట్లలో మీడియా అకాడమీ దగ్గర జర్నలిస్ట్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ తెలంగాణకి ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. 42 కోట్ల ఫండ్ మన దగ్గర ఉంది. ఈ 42 కోట్ల ఫండ్లో ఇప్పటికీ దాదాపుగా 353 మందికి 5 ఏళ్ల పాటు ఒక పెన్షన్ పోతున్నది. అది 2017 నుంచి అమలవుతున్నది. వాళ్ళకు 1 లక్ష రూపాయల చెక్ ఇవ్వడం కనుక. అట్లాగే కరోనా సమయంలో కరోనా వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకు కూడా మొదట్లో 20,000 రూపాయలు, సంఖ్య పెరుగుతున్న కొద్దీ బడ్జెట్ కన్సిడరేషన్స్ వల్ల 10,000 రూపీస్, ఇప్పటివరకు దరిదాపు 4,000 మందికి 5,60,00,000 రూపాయలు మీడియా అకాడమీ తరఫున ఫండ్గా ఇచ్చినాము. అది ఏ రాష్ట్రంలోనూ జరగలేదు. నిజమే, చాలా జరగాల్సి ఉన్నది. ఫండ్ 100 కోట్లు అయితే ఇంకా చేయాల్సి ఉన్నది. అయితే ఒకవైపు ట్రైనింగ్, ఒకవైపు ఇట్లాంటి వెల్ఫేర్ అనే రెండింటి మీద ఆధారపడి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయనేది మీకు తప్పనిసరిగా చెప్పాల్సిన అవసరం. నిజమే, లోపాలు లేవని అంటలేము నేను. కానీ మీకు అన్యాయం జరిగినట్టు కూడా అనిపిస్తున్నది. కానీ ఇది ఎక్కడన్నా ఉందా మీరు ఆలోచించండి. 15 నాడు, మళ్ళీ 15th డిసెంబర్
63 మంది కరోనాతో మరణించిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకి 2 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఇప్పుడు చెక్కులు ఇవ్వబోతున్నారు. అట్లాగే వాళ్ళకి మళ్ళీ 5 ఏళ్ల పాటు 3,000 చొప్పున పెన్షన్ పోతున్నది. ఒక డిమాండ్ ఉంది, దాన్ని పెంచాలని. కానీ బడ్జెటరీ కన్సిడరేషన్స్ 100 కోట్ల నిధైతే వచ్చే ఒక వెసులుబాటు ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ పెన్షన్స్ పెంచడము, మరణించిన జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలను ఆదుకోవడము, కేవలం చనిపోయిన వాళ్ళని ఆదుకుంటారని అన్నప్పుడు ఈ 4,000 మందికి కరోనా టైంలో 10,000 అయినా కూడా జీతాలు రాని టైంలో అకాడమీ నుంచి జర్నలిస్ట్ ఫండ్ నుంచి ఆదుకున్నామనేది కూడా గుర్తించాలని గుర్తు చేస్తూ, మిత్రులారా, నేను మతానికి సంబంధించిన వాడిని కాదు. ఒకవేళ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళతో నేను మైనార్టీ. దేశంలో జరుగుతున్న ఒక డివిజివ్ పాలిటిక్స్ని వ్యతిరేకిస్తున్నవాడిని, విచ్ఛిన్న రాజకీయాలను వ్యతిరేకిస్తున్నవాడిని. మీరు గుర్తించండి. అది నా పేరు అల్లం నారాయణ. నేను మీతో ఉన్నాను. మీకు ఏది జరిగినా నా దగ్గర రండి, రిప్రజెంట్ చేయండి. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ విషయం అంటే, ప్రత్యేకంగా ఇప్పటిదాకా పట్టించుకుంటున్న ఇది చాలా తక్కువ అనేది అర్థమైంది నాకు. ఇది ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యవహారమే కావచ్చు, కానీ ఇక నుంచి మీరు ఏ సమస్య ఉన్నా నేనైతే మీతో పట్టించుకుంటానని మీకు హామీ పడుతూ, ఫెడరేషన్ ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం పెట్టింది. ముందుగా మా మాజిద్ సాబ్ని నేను అభినందిస్తున్నాను. మిగతా మిత్రుల పేరు నాకు పెద్దగా తెలియదు, కానీ మాజిద్ గారు బాగా తెలుసు నాకు. మీరు సెక్రటరీ అనుకుంటా, అంతేనా? థ్యాంక్ యూ. అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ కూడా, పెద్దల్ని మొదట్లోనే సంబోధించాలి, కానీ నేను అదంతా లేట్ అయిపోయిందని సంబోధించలేదు. మీ అందరికీ వందనం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని ఇంకే రాష్ట్రంలో లేదు. కానీ అదే సమయంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ పెన్షన్ లేదు, కొన్ని రాష్ట్రాలు చేస్తున్నట్టుగా ఇతర కార్యక్రమాలు లేవు. కానీ క్రమానుగతిలో తప్పనిసరిగా ఫండ్ అనేది మనకు పెద్ద ఉపయోగకరం. మీరు గుర్తించండి మిత్రులారా. మీ దగ్గర ఎవరైనా కరోనాతో మరణించినా, ఇతరేతర కారణాలతో మరణించినా కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి ఒక ఫండ్ ఉన్నదనేది గుర్తుంచుకోండి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉన్నదని గుర్తుంచుకోండి. అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, నేను మీతో ఉన్నాను. మరొకసారి మనం చేసి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. थैंक यू जनाब अल्लम नारायण साहब, चेयरमैन प्रेस मीडिया अकेडमी ऑफ तेलंगाना। आपने उर्दू जर्नलिस्टों की नुमाइंदगी मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी में करने के लिए जो हमारी तरफ से चल रही थी उसकी तायद की है, और इसके अलावा उर्दू जर्नलिस्टों के लिए यहाँ पर तरबियती प्रोग्राम का जो इरादा जाहिर किया है, हम तो उसका खैर मकदम करते हैं। अब मैं हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी जनाब महमूद अली साहब को दावत देने से कबल सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में आज के मेहमान खुसूसी मुअज़्ज़िज़ होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान और सहाफ़ी बरादरी के तमाम अरकान को अपनी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे ख़्याल में इस महफ़िल को ज़्यादा लंबा करना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ 2 अल्फाज आपसे कुछ कह के आपसे विदा लेता हूँ। ये कि मैंने जर्नलिज़म किया था, BCJ की डिग्री मिली थी, और आई वॉज नंबर 2 इन द क्लास 1985, और इसके बावजूद भी मैंने जर्नलिज़म एज ए प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, बिकॉज आई सॉ ए लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बहुत ज़्यादा इन सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होती देखा, तो ये प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, मैं पब्लिक सर्विस में चला गया। लेकिन चूँकि मैंने सहाफ़त से डिग्री हासिल की है, उससे मुझे अपनी अपनाइयत है, उसके बारे में वाक़फ़ियत रखता हूँ, तो ये देख रहा हूँ कि आज के दौर में सहाफ़त में, जर्नलिज़म में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के ज़माने में न्यूज़पेपर, टेलीविज़न आर ऑलमोस्ट डेड। इट्स सोशल मीडिया विच इज़ वर्किंग। सो as it is, all the journalists, particularly the small newspapers, are facing a lot of problems. Compared to that, vernacular language journalists are having a bigger challenge. So we need to find out ways of helping them. Honorable Chairman Sahab, Srinivas Reddy Sahab,
you have pointed out certain things, how you are planning to help them. I suppose there should be some sort of a academy which can regularly train them in their job. Not only that, there should be some sort of help economically or in other ways to face the newer challenges. आज के ज़माने में न्यूज़पेपर या टेलीविज़न पे न्यूज़ देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो नए चैलेंजेस के तहत सोशल मीडिया में किस तरह ये लोग सर्वाइव हो सकते हैं, इनको ये ट्रेन करके छोड़ा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है. बिकॉज जर्नलिज्म के नाम पर बहुत सारे लोग एक सेल फोन लेकर शुरू हो जाते हैं, बट देन व्हाट आर द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ जर्नलिज्म, इसके बारे में सबको बताना, सबको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. तो आपकी मीडिया एकेडमी के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए इन तमाम की मदद की जाए तो हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं. बिकॉज जर्नलिज्म जो कि अपनी सोसाइटी का फोर्थ पिलर है, जो फोर्थ डायमेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी है, इसको हेल्दी होना और इसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. इसको ट्रेन करने की भी बहुत ज़रूरत है, इसकी मदद करने की भी बहुत ज़रूरत है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया जनाब सैयद उमर जलील साहब. अब मैं दावत खिताब देता हूँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना. जनाब महमूद अली साहब. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व नमस्कार. आज यकीनन पहली मरतबा उर्दू सहाफ़त को मुखातिब करने का मौका मिल रहा है और मुझे देखकर बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि उर्दू सहाफ़त से जो लोग वाबस्ता है बहुत से मसाइल में उलझे हुए हैं, क्योंकि दिन ब दिन हमारी जो ज़बान है उसको ज़वाल 1956 से शुरू हुआ है. जब तेलंगाना को आंध्रा में मिलाया गया तो जहाँ से उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होना शुरू हुई. लोग बहुत से व्हाट्सएप पे डाल रहे थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम केसीआर साहब बदल दिए, जबकि तारीख़ नहीं जानते थे. आजकल जिस तरह उमर जहील साहब बोले कि व्हाट्सएप मीडिया आने की वजह से मुसलमान काफ़ी रुस्वा होते जा रहे. लोगों सेकुलर लीडरों के पास मुसलमानों से जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत कम होती जा रही. इसलिए आज बहुत से साफ़ी है यहाँ पर. मैं इसलिए आज बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है हकीकत जान के दारी. और आज के ख़ास तौर से हमारे तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी के सदर जनाब अल्लम नारायण साहब, जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से बहुत ज़्यादा है और मैं आज काफ़ी उनसे बातचीत किया हूँ. उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन होता है. जब बच्चा छोटा होता है वो बात नहीं कर सकता, जब माँ दूध पिलाती है तो वो हाथ पाँव की हरकत करता है. बोलते हैं जब तक वो दूध के लिए इज़हार करने का तरीक़ा रोने का होता है या पाँव में मारने का होता है तो माँ समझती है कि मेरा बेटा भूखा है, उसे दूध पिलाया जाए. तो इसलिए कहते हैं जब तक हम कोशिश नहीं करें. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साबिक़ा हुकूमतों को भी हमने देख चुका और आज की हुकूमतों को भी देख चुके. अगर लोग अच्छाई पर अगर गौर करेंगे तो हमें आगे हर चीज़ में मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी. उसके बजाय तनक़ीदी नज़रिए से रहेंगे तो हमारे मसाइल हल करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती. तेलंगाना बड़ी जद्दोजहद के बाद आए और इसमें मुसलमानों ने बहुत बड़ी जद्दोजहद, क्योंकि जब हम तेलंगाना भवन में जाते थे जितने हमारे हिंदू भाई होते थे उसी तरह हमारे मुसलमान भी होते थे. और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत उर्दू में अच्छी तकरीर किया करते थे. ज़माने के साथ जो हालात बदलते हैं उसे भी हम महसूस करना चाहिए और उसे भी हम अपने मसाइल हल करने के लिए हिकमत अमली अख्तियार करना चाहिए. तो इसलिए मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से उमर जलील साहब हैं जो हमारे IAS अफसर हैं, मैं उनके साथ बहुत काम किया. तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने माइनॉरिटी सेक्रेटरी थे. मैं समझता हूँ 50 मीटिंग उनके साथ किया और मुझे प्राउड है. उमर जलील साहब के दिल में दर्द है मुसलमानों का, तो मसाइल हल करना चाहते हैं. पैसा आता नहीं, हुकूमत से लाना पड़ता है. पैसा हुकूमत के पास अखराजात का जो बोझ होता है, जो लाइन क्यू में रहता है आदमी, वो क्यू में अपन भी रहना पड़ता है और बार बार क्यू में ठहर कर हमेशा जब जब ज़रूरत पड़ती थोड़ी थोड़ी लाना पड़ता है, क्योंकि ख़जाना जो आता है टैक्स जो वसूल होता है वो सब में तकसीम किया जाता है. और जो आदमी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, उसमें कुछ ना कुछ रकम ज़रूर मिल जाती है. क्योंकि हमारे जनाब के श्री नवाज रेड्डी साहब
जो सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब साबिक़ सदर नशीन अक़लियती कमीशन और जनाब डॉक्टर मोहम्मद साहब गौस साहब जो डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट अकेडमी, मैं उनसे भी मुखातिब। रकम के लिए मुझे अभी कहा गया, मैं पूछा कि मुझे आज दुख हुआ, यकीनन दुख हुआ। मैं बहुत से प्रोग्राम में जाता हूँ, आज हमारी हालत ज़ार देखकर, और हमारे एकेडमी से ही पैसे जमा करके दे रहे हैं, और हमारे शहर वो पैसे भी वापस करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ गति नहीं है, तो और अवार्ड लेने भी और रकमी अवार्ड लेने भी वापस कर दे रहे हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है, शर्म की बात है। हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि गौर कीजिए आप, अभी जिस तरह कहा गया, पहले आपका खुद एक बजट हुआ करता था जर्नलिस्टों के लिए, उनका ख्याल कीजिए और नई तरीके से एक बार मीटिंग कीजिए किस तरह हम जर्नलिस्टों की मदद करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ, किसी ने कहा कि तेलंगाना बनने के साथ जर्नलिस्टों के साथ थोड़ा सा नुकसान हुआ, ये टोटल गलत है। तेलंगाना बनने के बाद उर्दू के साथ पूरा इंसाफ था। सीएम साहब ने एक दो नहीं, आप जर्नलिस्टों के लिए 100 करोड़ का ऐलान किया और हमारे विकला के लिए भी 100 करोड़ का ऐलान किया। उसमें 42 करोड़ रुपये तो दे चुके हैं आपको, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, उसकी जो आमदनी होगी ठीक है, आगे भी हम जो 58 करोड़ है वो भी ज़रूर हुकूमत देगी, ताकि आप लोगों को अच्छी से ज़िंदगी कैसा होती है, जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ के बम्बी से उसको ग़िज़ा मिलती है, जब डिलीवरी होती है अगर बच्चे को 24 घंटे ग़िज़ा मत दीजिए वो ख़त्म हो जाता है। तो इंसान को सबसे अहम चीज़ पेट है, जब तक उसका पेट नहीं भर सकता वो प्रोफेशन से नहीं इंसाफ भी नहीं कर सकता। जिस प्रोफेशन से इंसाफ करना है उसके साथ उसके माशी हालत भी अच्छे होना पड़ता, तो जब भी जाकर प्रोफेशन से इंसाफ कर सकता है। इसलिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके आप लोगों को जितनी मदद हो सके, तो मैं हमारे डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब से जो डायरेक्टर सेक्रेटरी स्टेट उर्दू एकेडमी है, मेरी गुजारिश है कि आप हुकूमत में नुमाइंदगी कीजिए और ज़्यादा नुमाइंदगी कीजिए। जिस तरह बच्चा दूध जब पेट भूखा हो जाता तो माँ को रोने लगता है या हाथ पाँव मारता है, उसी तरह हमारे अहदेदारों की भी जिम्मेदारी है हुकूमत में जाकर अपनी नुमाइंदगी करें और बार बार जाकर करके पैसे लाएं। हुकूमत का खजाना टाइट रहता है, एक के बाद एक लाइन में क्यों में लोग रहते हैं, अगर आप बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे, खाली बैठ के लेटर भिजा देंगे तो नहीं हो सकता। मैं खुद इस वक्त जो हमारे डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर है, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर और हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर दोनों से बात किया हूँ, कहते हैं कि पैसे नहीं आ रहे। मैं कहा साहब पैसे घर को नहीं आते, पैसे के लिए आप जाकर फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलना, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना, और सीएम साहब एक आपको मुसलमान क्यों देते हैं मिनिस्ट्री, हुकूमत भी चलाए और मुसलमान के मसाइल भी हल करे, उनकी नुमाइंदगी भी करे। सीएम साहब ने आपके खादिम को जो है पहले डिप्टी सीएम का अहदा दिया, आज रेवेन्यू, आज होम मिनिस्टर का अहदा दिया। आप बताइए सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए कहीं कोई होम मिनिस्टर है? हमारी स्टेट में काफ़ी ज़माने के बाद मिला है, कभी डिप्टी सीएम मुसलमान बना, आज़ादी के बाद से रेवेन्यू मिनिस्टर कभी मुसलमान बना, वो मौका दिया गया। हमारे सीएम साहब को भी लोग जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर व्हाट्सएप के अंदर ऐसी तनकीद करते, तनकीद करें तो कोई बात नहीं, बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते, उससे लोग हम देख रहे हैं। मुझे बड़े बड़े सेकुलर लीडर बात करें, साहब ये व्हाट्सएप आने के बाद से मुसलमानों का इमेज गिरता जा रहा है, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, नहीं तो सेकुलर नहीं रहेगा तो हमारे को सपोर्ट करने वाला कौन रहेगा? क्योंकि हमारा इतना परसेंटेज नहीं है कि अपने बलबूते पर हुकूमत बना सके या हम इक़्तिदार पे आ सके। जब तक हम सेकुलर भाइयों का साथ नहीं लेंगे तो डेफिनेट अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। इसलिए ख़ासतौर से इस एकेडमी के प्रेसिडेंट साहब M.A. माजिद साहब, जो मेरे से बहुत अच्छा वाकिफ है, क्योंकि मैं खुद बताता हूँ, मैं भी एक पेपर निकालना चाह रहा था आदाब तेलंगाना, माजिद साहब देख रहे थे, हिम्मत नहीं कर सका। इससे पहले मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, और रेवेन्यू मिनिस्टर किसको कहते हैं? हमारे स्टेट का जो सबसे रेवेन्यू मिनिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और बहुत सारा उसके पास फंड भी रहता है बहुत हर तरीके से। मैं 5 साल रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, आज 3 साल से होम मिनिस्टर हूँ। पेपर को पब्लिश करना मुश्किल है मेरे लिए, क्यों? खरीदार ख़त्म हो चुके हैं, मुसलमानों की क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, मुसलमान ऐसे हालात हो गए कि अखबार में जब पढ़ना है तो एक कहीं होटल में जब अखबार आता हुआ चाय 2 जने मिल के आधी आधी पीते और अखबार पढ़ लेते। हमारे माशी हालत ख़राब है। आप इश्तिहारात देख लीजिए, आप इंडिया हैदराबाद के जो बड़े बड़े पेपर के इश्तिहारात का रेट देख लीजिए, हमारे से 20 गुना ज़्यादा रेट है, 30 गुना ज़्यादा रेट है। हुकूमत का भी रेट बहुत ज़्यादा है। मैं भी अल्लाह नारायण साहब से ये बोला, तेलंगाना बनने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट का रेट बढ़ा गया, बोला साहब उर्दू के अखबारों के लिए मैक्सिमम 250 है और मिनिमम तो 15 रुपये भी है, तो इस पर आप एक बार तवज्जो दीजिए।
याद दिलाइए ज़रूर, मगर आप लोगों की नुमाइंदगी भी होना चाहिए वक्ता वक्ता। जब तक नुमाइंदगी नहीं, मसाइल हल नहीं हो सकते। और हमारे सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी, हबीब अली जिलानी साहब कन्वीनर, और जनाब ख्वाजा राहत अली साहब जनरल सेक्रेटरी, वराहत अली साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट यूनियन, उनकी भी मैं तकरीर सुना हूँ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बनने के बाद भी ज़रा सा इंसाफ, यकीनन आप इंसाफ मांगिए। इंसाफ मांगने के लिए हुकूमत बनती है आपके लिए इंसाफ करने की, और हुकूमत बनती है आपके मसाइल हल करने के लिए, और हुकूमत से मांगना आपका हक है। आप जब वोट देते हैं आपके मसाइल के लिए मांगना भी आपका हक है, और लीडर्स का काम है आपके हक को फुलफिल करना चाहिए, अगर वो मगर तरीके से होना चाहिए। एक वाक़या छोटा सुना दो। मैं बहुत से जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि रात दिन मेहनत करते हैं, लोगों तक अपनी जो आज के हालात है वो भिजाते हैं। प्रैक्टिकल बताता हूँ, किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ। एक साहब, जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, दरवाज़ा खोल के सीधा आ गए। हमारे सेक्रेटरी साहब रोक लिए, जो पुलिस सेक्रेटरी रहते रोक लेते, जो हमारे गनमैन से, अरे साहब आप चिट्ठी लिख के भिजाइए। अरे ऐसे बहुत देखा हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, ऐसे बहुत देखा हूँ मिनिस्टर को, मैं एक जर्नलिस्ट को कौन रोक सकते। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी। हमें दुख होता है बात जब उनसे हम बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि हम अपने आप को हम छोटा रख के बात करते हैं। पहले तो मेरी आदत है, मैंने 10 साल से कभी झूठ नहीं कहा, और एक छोटा पैसा कभी रिश्वत नहीं लेता हूँ, हलाल की रोज़ी कमाता हूँ, तनख्वाह पे मेरी ज़िंदगी चलती है। तो तनख्वाह वाला कभी इतने पैसे बांट नहीं सकता। पर हमारे आज भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बराबर हमारे को इंकरेज करते रहते हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो हमेशा जर्नलिज्म बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जर्नलिस्ट छोटा नहीं होता। कायनात को जिस तरह अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं, जर्नलिस्ट आवाम को पढ़ाते हैं और राग़िब करते हैं कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे, तो इसके अंदर इंसाफ भी होना चाहिए। उसी तरह मैं अल्लम नारायण साहब से बात किया हूँ, मुझे यकीनन आज दुख है कि आप लोगों की जिस तरह सपोर्ट होना चाहिए, हमारे लीडर्स भी यहाँ पर हैं, जनाब रहीमुल्लाह नियाज़ी साहब, जनाब जाफ़र हुसैन साहब, सदाए हुसैनी, उनका भी अखबार चलता है। बहुत मुश्किल से मैं पूछता हूँ आप अखबार किस तरह, मैं एक होम मिनिस्टर होकर अखबार नहीं निकाल सकता हूँ, आप अखबार किस तरह चला रहे हैं, क्योंकि उर्दू अखबार के लिए इश्तिहारात बहुत कम है, उसका रेट भी काफ़ी कम है। तो इसी वजह से लोग भी कम पढ़ने वाले होते हैं। मुसलमान तो पढ़ते हैं, मगर आजकल मुसलमानों का ऐसा होगा, अगर वो देखिए मादरी ज़बान हमारी आँख है, आप चश्मा जैसा लगाओ वो ज़बान में बोल सकते। तो लोग चाहते हैं कि उर्दू महफिलों में भी बात बहुत अंग्रेज़ी में तकरीर करते हैं। अब हमारे उमर जलील साहब भी कर दिए, वो तो एजुकेशन के ऑफिसर हैं, ऐसी बात नहीं, हम उसका वेलकम करते हैं। हर ज़बान सीखना चाहिए और उर्दू को इनकरेज करना चाहिए। उर्दू में हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि लोगों को अच्छी अच्छी बातें मिलें। लोग हमारे नौजवान भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, और आज अल्लाह का शुक्र है, बात बता रहा हूँ मैं, आज से 25-30 साल पहले जो है उर्दू मुसलमानों के कोई मदरसे नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, हमें जाना पड़ता था लिटिल फ्लावर, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम रोशन करना ज़रूरी है, हमें उन्हें आज के ज़माने के हिसाब से तालीम देना ज़रूरी है। पर जितने अंग्रेज़ लोगों के अंग्रेज़ी मदरसे थे वहाँ पर कोई उर्दू नहीं पढ़ाता था, अलबत्ता कोई उर्दू में हिंदी में बात करा तो उसको 5 रुपये पेनल्टी लगाते। आज अल्लाह का फजल है, बहुत से अच्छे अच्छे स्कूल खुले हैं। आप देखिए अज़ाई स्कूल खुला है, हमारे MSc स्कूल खुला है, जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से वाकिफ़ हूँ, सबके मिलते रहते हैं मुझसे। आज अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा, उन स्कूलों में अंग्रेज़ी भी तालीम दे रहे हैं, साथ में आपकी उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, साथ में अरबी भी पढ़ा रहे हैं। इंसान जब मुकम्मिल होता है, जब तक दीन की तालीम हासिल नहीं करा मुकम्मिल मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना बनने के बाद हमारे CM साहब ने कितने स्कूल खोले, या उमर जलील साहब है इसमें कोशिश करने वाले, कितने खोले। हम 65 साल कांग्रेस और तेलुगु देशम को जिताते रहे, 1-2 साल नहीं 65 साल। कितने थे? 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2000 बच्चे पढ़ते थे मुसलमान। आज कितने? 204 रेजिडेंशियल स्कूल है जिसके अंदर 1,20,000 बच्चे पढ़ते हैं, और जिसमें तकरीबन 50 हमारी लड़कियाँ पढ़ते हैं। उन बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है। एक बार मीटिंग में मैं था, अरे कैसा अरबी का कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, मतलब कानून के अंदर कि दीनी तालीम की तनख्वाह दी जाए। मैंने कहा अगर उस बच्चों को हम दीनी तालीम नहीं देंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, आखिर जाके जवाब देना पड़ेगा। पूरे बच्चों को नमाजों का एहतमाम किया जाता है,
دینی تعلیم دی جاتی ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے سی ایم صاحب کا. لوگ بھول جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. KCR صاحب نے جس طرح مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کیا ہے, اور ہم بھی ہاتھ پاؤں مارنا پڑتا ہے. دیکھیے آپ کے ارادے جو ہے اس میں مضبوط ہونے کے لیے آپ کو محنت بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. ہمیں دوسری قوم سے زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا, صبح ہم کبھی کھلتے لوگوں سے بات کرتے تو 12 بجے تک بھی فون آف رہتا. ایک مرتبہ میری دعوت کی گئی اور بہت اچھی پیمانے پہ دعوت کی گئی. میں نے کہا بھائی ایک مسجد ہے وہاں آ جاتا ہوں میں, آپ چل جائیں گے. جب میں ڈپٹی چیف منسٹر تھا تو میں نماز میں مل جاتا ہوں. بولا نماز میں کیونکہ ایریا نہیں بول رہا ہوں کہ ایریا بولنے سے غیر ضروری ایک تشویش ہوتی. تو جب میں دوپہر میں مسجد میں گیا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا مجھے. خیر فرض ہو گئی, سنت نماز کے ٹائم پہ 2-3 لوگ مل گئے. خیر مجھے لے آ کر بہت اچھی دعوت ہے. اور مسلمان تو کھلانے میں بہت بڑا انسان ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کھلانے والی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. اور جس کا دستر, فرعون کا بھی جب تک دستر بسیرا اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا, جب وہ سنگل دستر پہ بیٹھا جبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو مسلمان تو بہت کہتے ہیں بڑی عالی شان دعوت کرے, اور اس کے ساتھ بولے صاحب یہ سال میں پہلی مرتبہ ظہر کے ٹائم اٹھ گئے, ہم لوگ سب مغرب کے ٹائم اٹھتے صاحب, آپ آ رہے بول کے اٹھ گئے بولے. تو اگر ہماری ترقی کس طرح ہو سکتی بتائیے. ہم پریکٹیکل انسان بننا چاہیے, لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جرنلسٹ ہے پورے. آج دیکھیے جب شادیوں میں جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. ارے کیا پیسہ اسراف کر رہے ہیں. اتنا پیسہ اگر قوم کی تعلیم پر لگائیں گے, ہماری قوم کی ترقی پر لگائیں گے تو یقیناً ہماری قوم ترقی کرے گی. ہم لوگ اسراف کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹی موٹی اسراف نہیں ہے, بہت بڑی اسراف ہے. لوگوں جو ہے اسٹیجا بنانے کے لیے ہزاروں کروڑوں تک چلے جا رہے ہیں. دعوتوں کے لیے بے حساب پیسہ خرچہ کر رہے ہیں. یہ کہاں ہے اسلام کا طریقہ بتائیے. نکاح اتنا آسان تھا کہ پڑوس میں بھی اطلاع نہیں ہوتی تھی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہماری قرآن ایک ہماری جامع کتاب ہے جس پر پڑھ کر ہم عمل کریں. تو میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے, جرنلسٹ بھائیوں سے, لوگوں میں شعور بیدار کریں. پیسہ بڑا مشکل سے آتا ہے, آسانی سے نہیں آتا. اور حلال روزی بہت بڑی بات ہے. حلال روزی کھانا ہے. آج میں مسجد میں جمعے کے نماز کے لیے گیا تھا تو امام صاحب کا بیان ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے, وہاں پر ایک بکری پڑی ہوئی تھی, بکری کا بچہ. تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ کوئی اسے خرید سکتا تو اس کے لیے 1 درہم میں خرید لیجیے یا آدھا درہم میں. لوگ بولے یہ ہمارے لیے حرام ہے, اس کو تو ایک کھوڑی میں بھی نہیں خرید سکتے. الٹا ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ مرے ہوئے مال کو ہم کھا نہیں سکتے. تو دنیا میں جو حرام مال کھاتے ہیں ان کو مثال اسی سے دیا ہے. لوگ آج لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں, آپ ایک ہی بات بتاتا ہوں, سہارا تلنگانہ کا میں دیکھتا ہوں, مسٹر ہوں, سب سے زیادہ مرڈر ہے تو چندن گوٹا ACP ایریا کے اندر. کتنے 26 مرڈر ہو چکے ہیں اب تک, اور مارنے والے پورے مسلمان. آپ بتائیے کیا ہے. اور نوجوان جس کی عمر 18 سال 19 سال 17 سال جو آج جیلوں میں پڑے. کیوں میں اس بات کی, ہمارے علماء کا کام ہے, ہمارے سیاسی قائدین کا کام ہے, ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کا بھی کام ہے. اس کا آپ بتائیے, برائی سے بچائیے, اسراف سے بچائیے, لوگوں پہ ظلم سے بچائیے. اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا, آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے, تو بولے اخلاق سدھارو. دوسری بار پوچھا, پھر یہی کہا اخلاق سدھارو. تیسری بار پوچھا, وہی اخلاق. اگر وہ بڑے سے بڑا عالم ہے, اگر اس کے اخلاق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی آخرت بھی صحیح ہو سکتی نہیں ہو سکتی, وہ اللہ رحم کرے. تو انشاءاللہ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے, حلال اور حلال کی بڑی اہمیت ہے. لوگ اخلاق پہ عمل کرنا چاہیے. آج تک دیکھتا ہوں گفتگو کا انداز دیکھ رہے ہیں نا واٹس ایپ میں کیسا چل رہا. بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی گفتگو کیسی چل رہی ہے دیکھیں. جو جس کو ہے بولتے چل جاتے ہیں, لوگ وہ سنتے ہیں. پہلے ایسا رہتا تھا آپ جو بولتے تھے وہ گلی کے لوگ ہی سنتے تھے, آپ کے سامنے ہی سنتے تھے. آج آپ جو بولتے ہیں ساری دنیا سنتی ہے. اگر ہمارے اخلاق اور پیار ان سے بات کریں اس کا بھی بہت اچھا میسیج جاتا ہے. بدلانے کا مقابلہ کرے تو اس کا بھی ایسی میسیج جاتا ہے. اس لیے مجھے آج دکھ ہے ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے, آپ کے مسائل پہ. میں ابھی علم نارائن صاحب سے کہا میں آپ کے آفس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے بولے نہیں صاحب آپ نہیں آنا, میں خود آتا ہوں. ابھی بولا کیونکہ آپ کے مسائل پر اردو جرنلسٹ کے مسائل ہیں. ویسے تو سب ایک ہی انسان ہے, اردو تیلگو انگلش جو بھی ہو, مگر چونکہ اردو کا بہت ریٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کے سیلریز بھی بہت کم ملتے ہیں. اگر ہماری ریٹ ایڈورٹائزمنٹ کا اچھا رہا, حکومت کی طرف سے بھی اچھا رہا, اور جرنلسٹوں کے لیے بھی جو بھی ہو سکتا ہو. ابھی ہمارے بھائی صاحب نے کہا تھا, وراحت ساری صاحب نے, کہ ایک جرنلسٹ کے بارے میں کہا تھا جن کے لیے قیصر صاحب کا
मैं भी अल्लाह नारायण से बात किया हूँ, साहब से बात किया हूँ। 15 तारीख को वो लेवल काफ़ी जर्नलिस्टों को दे रहे हैं रकमी इमदाद। इमीडिएट इंशाल्लाह 15 तारीख को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनकी बीवी को 5 साल तक हर महीना 3000 रुपये दिए जाएंगे। ये ज़रूर इसके ऊपर अभी जो भी मैं तमाम हमारे माजी साहब से भी मेरी अदबन गुजारिश है, आप जो भी जर्नलिस्ट 1 साल के अंदर जिसका भी इंतकाल हुआ, कोरोना में हो तो उन्हें 2 लाख देंगे, जो भी दूसरी बीमारी में उन्हें 1 लाख रुपए अभी जर्नलिस्ट हमारे अलम नारायण साहब को दीजिए, कल ही ले आकर दीजिए। मैं उनसे गुजारिश किया कि 15 तारीख के फंड में आप लोगों को भी रकम दी जाए। तो ज़रूर हम इसके लिए हम अपने आप को अगर किसी का काम नहीं कर सके तो हम बदनसीब हैं, हम ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है। जब अल्लाह ताला ओहदा देता है तो खिदमत करने के लिए ओहदा देता है, नवाबी करने के लिए नहीं है, ज़रा जबान दराजी करने के लिए नहीं देता। तो इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से मुझे बहुत इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आज आपका अवार्ड आप ही के लोगों की तरफ से आपको अवार्ड दिया जा रहा है। ये तो हुकूमत की तरफ से देना चाहिए था, सरकार के पास पैसों की कमी नहीं रहती, अखराजात का बोझ रहता है, फंड्स आते हैं थोड़ा आगे पीछे आते हैं। इंशाल्लाह जो भी आप लोगों के मसाले है एक बार मैं हमारे अलम नारायण साहब के साथ बैठूंगा, आप लोग मुझे एक मेमोरेंडम बना के दीजिए। इंशाल्लाह जो भी लोग ये साल 2 साल के अंदर जिसका भी इंतकाल हुआ तो ज़रूर उनके लिए दीजिए। अभी इसके लिए हमारे अभी बताया गया मुझे 3000 लोगों को 3900 जर्नलिस्टों को तेलंगाना बनने के बाद 5 करोड़ 60 लाख रुपए दे चुके हैं। 5 करोड़ 60 लाख रुपए शायद बाद लोगों को नहीं मिले होंगे, तो आप अप्लाई करना ज़रूरी है। जब तक आप जाकर अप्लाई नहीं करेंगे, मैं अलम नारायण साहब को भी जानता हूँ, वो तेलंगाना मूवमेंट में बहुत काम किए, अखबार में बहुत निकालने में अखबार जो है हमारा जो नमस्ते तेलंगाना है उसमें अलम नारायण साहब का बहुत बड़ा था, उनकी वजह से वही चलाते थे। तो आपके जो इश्यूज़ है आप कुछ है तो लाइए, मैं उनके साथ बुला के मैं खुद जाके मीटिंग कर सकता हूँ, वो खुद भी आ सकते हैं। जो इश्यूज़ पर बात करेंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट अच्छा रहा है तो हम भी अच्छे रहेंगे, आप साइड पर रहे तो हमको, और अल्लाह ताला भी जिसको भी देखना चाहता है, चाहे वो ईश्वर हो, खुदा हो, कोई भी हो, कमज़ोर आदमी को देखना नहीं चाहता, ताकतवर आदमी को देखना चाहता, उसी से प्यार करता है। ताकतवर तो गुंडागिरी नहीं, आप हर तरीके से तालीमी मेयार बढ़ाना चाहिए। अब 1-2-3 चीज़ बोलता हूँ मैं, तेलंगाना गवर्नमेंट बनने से पहले कभी किसी को और से स्कॉलरशिप मिली? मैं माजी साहब से पूछना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था अब्दुल नबी साहब, उनका बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा था, उन्होंने बैंक के चक्कर मार के आखिर में मैं श्योरिटी दिया, अभी तो बोला नहीं आप प्रॉपर्टी ला के रखा दीजिए, मैंने अकाउंट से श्योरिटी दिया, नहीं मिले पैसे, नहीं जा सका बच्चा। आज हम सीएम साहब से कहें तो 20 लाख रुपए देते हैं नॉन रिफंडेबल, और हर साल 250 बच्चों को। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा, पर जब एक बार सैंक्शन होता है तो ज़रूर पैसे मिलते हैं। हम भी नुमाइंदगी करते हैं, मगर हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि हमारी माइनॉरिटी कौम की अच्छी से अच्छी खिदमत करें। इसलिए ज़रूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम आपके मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि आपके खादिम हैं। हम अपने आप को ये समझते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमें ओहदा दिया गया उससे हम आप लोगों की खिदमत कर सकें। जो हमारे दफ्तर आता है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या रिक्शा पुलर हो, उसे बहुत इज्जत देते हैं, बिठा के बात करते हैं। और हम रोज़ाना, मैं तो मैक्सिमम 8 घंटे पब्लिक सर्विस के लिए देता हूँ, क्योंकि होम डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है। 65,000 तो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उसके अलावा सारे तेलंगाना की 3.5-4 करोड़ होम है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में कुछ तो मसाइल आते हैं, मगर मैं एक देखता हूँ सब्र की बहुत ज़रूरत है, हालात के हिसाब से सब्र करना ज़रूरी है, मुकाबला नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आते हैं मुकाबला लेवल से आते हैं, क्योंकि हर एक का दौर होता है। निज़ाम सरकार का दौर था वो अलग था, आज का जमहूरियत का दौर था, और आज हमारा TRS का दौर है। TRS के दौर में यकीनन उर्दू ज़बान, आप एक ही चीज़ सोच लीजिए, हमारी असम्बली दोनों बाजू थी, उमर साहब है, आंध्रा असम्बली, तेलंगाना असम्बली 2.5-3 साल तक रही, 1 साल। हमारे पास रोज़ाना उर्दू का जवाब सारे MLA, सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर उर्दू का जवाब उर्दू में देते हैं। आप 3 साल 3.5 साल के अंदर 1 मिनट भी उर्दू का असम्बली में आई क्या देख लीजिए, कोई जवाब में कोई ना चंद्रबाबू नायडू को उर्दू आती थी, ना जगन साहब को सही उर्दू आती। तो उर्दू की कदर करने वाले तो तेलंगाना वाले। अब उर्दू, एक और अहम बात बताता हूँ, उर्दू ट्रांसलेटर उमर साहब बड़ी मेहनत करें, हमारे शुक्र साहब भी बड़ी मेहनत करें। उर्दू ट्रांसलेटर कितने, 66 ट्रांसलेटर को सीएम साहब ने अपॉइंट किया। क्यों किया? आप अगर किसी कलेक्टर को उर्दू में लेटर लिखते हैं, किसी मिनिस्टर को उर्दू में लेटर लिखते हैं, वो कचरे की डब्बी में जाता था। सीएम साहब ने 66 उर्दू ट्रांसलेटर को, हमारे भी मुनीम साहब बैठे हुए,
उनको इसलिए अपॉइंट किया कि कोई भी मुझे देखता हूँ घर से औरतें लिखते हैं खत उर्दू में, तो मैं तो उर्दू जानता हूँ, पर जो लोग उर्दू नहीं जानते, सीएम साहब ने कहा कि उर्दू का खत पढ़ के उनका जवाब उर्दू में लिख के भिजाना चाहिए ताकि उसको मालूम होना कि इनके ऊपर कार्रवाई। उर्दू की इज्जत करने वाले तेलंगाना की ज़बान है उर्दू। आज नहीं, पूरे कुतुब शाह से लेकर जब फारसी से जो है निज़ाम, 1 2 नहीं 7 निज़ाम हमारे पास हुकूमत करे, हमारा कल्चर, हमारा तहजीब आज सारी दुनिया में मशहूर। तो इसलिए मैं साथी भाइयों से कहता हूँ कि उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर उर्दू अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आपके मीडिया के ज़रिए आप बताइए, ज़रूर इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, ज़रूर तेलुगु सीखिए, दुनिया की हर ज़बान सीखिए, पर अपनी ज़बान को मत भूलिए। अपनी ज़बान ज़रूर अपने बच्चों को सिखाइए। मुझे जानता हूँ, मैं खुद मेरे बच्चों को पढ़ाया लिटिल फ्लावर में, मैं देखा घर में उर्दू टीचर रखता था, अंग्रेजी टीचर अरबी के लिए उस्ताद आते थे, पर आज हमारे बहुत से मदरसे मुसलमान दौलत कमाए, तालीम की तरफ नहीं लगाए। आज कुछ स्कूल्स आगे बढ़े हैं, मैं देखता हूँ कि हालत की कंडीशन बहुत ख़राब होने के बावजूद भी वो लोग चलाते हैं। मुझे बहुत, मैं कई लोगों से कहता हूँ कि आप मदरसे लगाइए, स्कूल्स लगाइए, ताकि हमारे लोगों को, मुसलमान जो स्कूल लगाए, जितने अच्छे अच्छे बड़े स्कूल चल रहे हैं, उसमें आपको अंग्रेजी मीडियम है, उसमें उर्दू पढ़ाई जाती है, उसमें अरबी भी पढ़ाई जाती है, नमाज के टाइम आपको नमाज भी पढ़ाने की इजाज़त है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। आप देख लीजिए, अंग्रेज़ों को देख लीजिए किस तरह वो अपनी ज़बान को फैलाए। कई मदद से आप आज से इसको देख लिए, तो उसके फंक्शन में गया तो 140 ईयर लिखा हुआ था। 140 ईयर पहले कौन थे बोले आप? महबूब अली पाशा थे। उन्होंने खुद रकम दी थी 20,000 रुपये तालीम के लिए। वो भी चाहते थे कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े, पर उर्दू को ना पढ़े। उर्दू जब तक हम ज़माने के साथ अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, तो ज़माने के साथ भी हमको तालीम की हासिल करना पड़ता है, और मेहनत भी करना पड़ता है, और अखलाक से पेश आना पड़ता है। तो इसलिए बहुत से हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, आपके जो भी मसाले, मैं एक बार बाजी साहब को बुलाऊंगा 2-3 दिन में, कल ही आप पीर के दिन आ जाइए, और ज़रूर इस मरतबा जो लोग मुसलमान छूटे हैं जर्नलिस्ट, चाहे वो कोरोना में छूटे इंतकाल हुआ है, या किसी वजह से मेडिकल तरीके से उनका इंतकाल हुआ, तो उनके लिए ज़रूर जो भी मदद हो सके फर्स्ट 15 तारीख के अंदर इसमें शामिल कराने की मैं गुजारिश करूँगा, और ज़रूर हो जाएगा। और आपके लिए इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर भी आप लोग, मैं जानता हूँ हमारी उर्दू ज़बान की, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए हम काम करेंगे, बस दूसरी ज़बान से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जॉब नहीं मिल सकता। मेरे एक दोस्त है ज़हूर साहब, यहीं रहते हैं, उनके बच्चे पूरा उर्दू में पढ़े, आलिम फाजिल हो गए, मगर जॉब नहीं मिल रहा। सीएम साहब ने इसके लिए उर्दू के जो आलिम फाजिल हो रहे हैं उनको इंटरमीडिएट और डिग्री के वहाँ से सर्टिफिकेट देने की बात थी, वो भी पेंडिंग है, वो भी बहुत जल्द कराया जाएगा। तो उन्होंने मुझसे बहुत कमज़ोर हो गए, क्योंकि 2 आदमी थे मेरे पास, आप लोग भी उमर साहब और बहुत से लोग जानते हैं, सुल्तान कादरी साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी थे, एक ज़हूरुद्दीन साहब। ज़हूरुद्दीन साहब कैसे हो गए? बम्बू के वैसे हो गए, और सुल्तान साहब ऐसे तगड़े हो गए, जबकि उनसे 15-20 साल बड़े थे। मैं से पूछा लोग, अरे भाई इन्हों कैसे अच्छे? मैं बोला इनके बच्चे काबिल निकल के खुद अपने पाँव पे ठहरे, अच्छे कारोबार चल रहे हैं उनके। ज़हूर साहब पार्टी से ज़्यादा माशी हालत से परेशान है। जब बच्चे बड़े होते, माँ बाप का एक ही रहता, वो माँ अपनी मर जाओ, बाप मर जाओ, पर मेरे बेटे का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। दुनिया में कोई अगर किसी को मोहब्बत करने वाला है खुदा के बाद, तो वो माँ है, बाप। तो उनको चाहते कि जब ज़ईफ़ होते तो अपने बच्चे अच्छे काबिल बने, तो उनको अच्छी खुशी नजर आ जाती है, खुशहाल है। तो हम कोशिश यही करें कि मुसलमान अच्छी तालीम हासिल करें। रेजिडेंस स्कूल के बच्चे बहुत आला मेयार की तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह चाह तो एक 10-5 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा, हमारे बच्चे अच्छी मुलाजिमतें हासिल करेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। सीएम साहब कैलकुलेशन करते हैं कि मुसलमान IAS क्यों नहीं है। उमर जलील साहब से कई मीटिंग कर रहे हैं, पूछिए आप, तो जवाब दिया कि नहीं साहब उनके पास माशी हालत। तो जितनी फीस है, हर साल 100 बच्चों को IAS हुकूमत की तरफ से IAS और IPS की फीस हुकूमत देती है। बच्चे बने, हम भी ये चाहते कि हमारे भाई अच्छे से अच्छे ओहदे पर आए। एक आदमी को जब किफ़ालत दी जाती है, तालीम हासिल करता है अपने कुटुंब को, तो जब ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में हमारे ऑफिसर्स ने तो बात की, सीएम साहब थे, मैं भी था, बोले साहब ये 20 लाख की रकम बहुत बड़ी है, ये वापस लेंगे साहब इंस्टॉलमेंट में। सीएम साहब बोले अरे तुम लोग क्या कितने बकील हो गए। मेरे बेटे KTR को मैं अमेरिका भिजाया, उससे पैसे नहीं लिया, मेरी बेटी कविता को भिजाया, उससे पैसे। कि गरीब माँ बाप के पैसे मांगा तो बच्चा पढ़ने जाने के बजाय वहाँ नौकरी करना शुरू कर देगा अमेरिका के अंदर पैसे भिजाने के लिए।
ایک آدمی کو اگر ہم کو پڑھا دیں گے تو پوری خاندان کی کفالت کرے گا. اگر وہ بڑا آدمی بن جائے گا تو یاد رکھے گا کہ حکومت ہم کو مدد کرے اور میری قوم کو میں بھی مدد کروں. تو یہ ضرور ہم لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہیے. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں مسلمانوں سے, ہمارے ساتھیوں کے ذریعے آپ سب کو بتائیے, دوسری قوم سے ہم زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے. اگر کمپٹیشن میں آئے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب وہ پارشلٹی سے ایسا ہوگا, وہ ویسا ہوگا, وہ جاب چھوٹ گیا. یہ میں بولا صاحب محنت سے پڑھیے اور دل میں اونچے ارادے رکھیے. میں کچھ کر کے بتاؤں گا, اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ساتھ دیتا ہے محنت کرنے والے کا. اس لیے کیونکہ صحافی آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, قلم سے ہی انقلاب آ سکتا ہے اور دوسری تقریروں سے انقلاب نہیں آتا. آپ کا قلم ہزاروں لوگ پڑھ سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگوں میں تبدیلی لانا چاہیے. ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے جتنے مسائل ہیں ضرور ہم مل بیٹھیں گے, حل کروائیں گے. اور ہمارے علم نارائن صاحب نے بھی خود مجھ سے وعدہ کیا اور میں خود آتا ہوں ملا, کیونکہ قوم کے لیے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. میں منسٹر ہوں یا ڈپٹی سی ایم تھا, ہوم منسٹر نہیں, بلکہ چھوٹا سے چھوٹا اپنا انسان, صرف مجھے سی ایم صاحب دیے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. میں ساری عوام کی بھی خدمت کرتا ہوں بلا مذہب بلا, مگر مائنرٹی جب آتے ہیں وہ بہت غریب ہوتے ہیں. ہماری سیکورٹی کو سختی سے ہدایت ہے, جس کے کپڑے پھٹے ہیں, جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, پہلے اس کو لانا پڑتا ہے. جو آدمی سوٹ بوٹ پہ ہے 100 بار میرے گھر آفس کے چکر کر سکتا ہے, پر غریب آدمی راستے تک آنے کے بعد پیدل آنا پڑتا ہے, بس سے اتر کے 2 کلومیٹر پیدل چل کے آنا پڑتا ہے. اس لیے میرا جب آفس کا سلیکشن ہوا, سیکریٹریٹ چونکہ نئی طریقے سے بنایا جا رہا ہے, بہت شاندار سیکریٹریٹ بن رہا ہے. ہر منسٹر کے ساتھ پورا ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ میں رہے گا, جس سے ان کی سروس ارجنٹ ہوگی, فاسٹ لیول سے. تو میں نے بہت دیکھا. اس کے بعد میں میٹرو اسٹیشن کے پاس گیا, پھر سب پوچھا یہاں گئے کہ صاحب, میں بولا بھائی کوئی بھی آدمی میٹرو میں بیٹھ کے آ تو میرے آفس سے سامنے اتر سکتا ہے, جا سکتا ہے, کم از کم آنے جانے کی تو سہولت ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خوشحال رہیں گے تو ہم اچھے رہیں گے. اگر آپ خوشحال نہیں رہیں گے, اگر ہم اپنے منسٹری بناتے رہیں گے تو آخرت میں ہم کو بھی جواب دینا پڑے گا. جب اللہ تعالیٰ تمہیں عہدہ دیا ہے تو کیا کرتے رہے عہدہ لے کے؟ عہدہ لے کے لوگوں کی خدمت کے لیے عہدہ دیتے, عہدہ منسٹر کو ایسی خدمت کے لیے نہیں دیتے, خالی بات کرنے کے لیے نہیں دیتے. عہدے کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے, آپ تمام لوگوں کو ہونا ہے. اس لیے میں سخت دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جرنلسٹوں کے ہاتھ میں بہت بڑا قلم ہے, آپ انقلاب لا سکتے ہیں. آپ اٹھائیے قلم, آپ دیکھیے, آپ مسلسل کوشش کیجیے. اور بہت اچھے اچھے جرنلسٹ ہیں ہمارے پاس. اللہ ان کو ہمیشہ اچھا رکھے, ان کی زندگی میں ان کو ترقی دے, ہمیشہ خوشحالی رکھے اور ہمیشہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. انسان وہی دنیا میں دولت مند ہوتا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. 1000 کروڑ 2000 کروڑ والا دولت مند نہیں ہوتا ہے. اس کو آدھا پاگل ہو جاتا, پیسے کا کتابہ زیادہ خریدنے بیچنے, اس کا حساب کتاب انٹرنیٹ دے رہے ہیں. آدمی ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اللہ جب تک ہم زندہ ہے کبھی ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ نہ پھیلائے. تو ہم یہی چاہتے ہیں ہماری قوم بھی ترقی کرے, آگے بڑھے, ہمیشہ اچھے سے اچھے عہدہ تک جائے اور خوشحال زندگی گزارے. یہ ہماری گزارش ہے. اور میں خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر محمد آصف صاحب کو PhD کی ڈگری ملنے پر دلی میں ہم سے مبارک کرتا ہوں. تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. مجھے خود تیلگو نہیں آتی تھی, اب میں بھی پرانے شہر کا تھا, اتفاق سے میرے گھر کے سامنے پورے قائد لوگ رہتے تھے. اس عمر میں بھی مجھے تیلگو سیکھنا پڑا. تو عمر کبھی نہیں ہوتی تعلیم حاصل کرنے کی انسان, کیونکہ اگر اسٹیٹ لینگویج ہم نہیں جانیں گے تو کون کیا بات کر رہا ہے ہم کو سمجھ میں تو آنا پڑے گا, تو ہی ہم جواب دے سکتے ہیں. تو اس لیے تمام ہمارے جو بھی ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں یا جو بھی, تو اس کی کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی کہ آپ کے قلم سے لکھنا چاہیے. اور جو ارادہ کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. یہ میرے پیچھے کہنا ہے. تو اس لیے مجھے وقت دیا گیا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسائل پر ایک بار ہم کبھی میٹنگ نہیں لیے, ایک بار ہمارے صدر صاحب علم نارائن صاحب سے ایک میٹنگ لیں گے اور آپ کے کیا کیا ایشو ہے. ماجد صاحب سے گزارش ہے. 200 years of اردو جرنلزم کے 200 سال. اچھا یہ بتا وہ دن بیٹھ کے طے کریں گے سب فنڈ. ارے ہمارے علم نارائن سمجھتے ہیں ہم گھر پہ ہم بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک اردو لانتے ہیں کہیں نہیں آتی, زبردست بولنا نہیں آتا. اب مجھے بھی اتنی تیلگو بولنا نہیں آتا, سمجھتا تو پورا 100%. بولنے کا کیسے رہتا, کچھ ورڈس نکالنے بھی کم رہتے, اس کو بولنے میں دقت ہے. آپ بے فکر رہیے. میں ان سے کہا میں آتا ہوں, تو انہوں نے بولے آپ نہیں آنا, میں آتا ہوں. بولے پوچھے تو انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے اور کروا دیں گے آپ کے 200 سال کی تقاریب. میری تو خواہش ہے جب ہمارے 200 سال کمپلیٹ ہو گئے تو ہم جو ہے اردو کا ایک بہت بڑا مشاعرہ کروانا کا ارادہ ہے, کیونکہ اردو ورلڈ کلاس میں صحیح بھی ہے. تلنگانہ بننے کے بعد میں نے بھی کہا تھا
اردو کے لیے تیلگو ورلڈ کانفرنس ہو چکی ہے, اردو کی ورلڈ کانفرنس بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم خدمتیں بنائیں گے, کیونکہ کافی دن سے کرونا کی وجہ سے بڑی دقتوں سے ہم زندگی گزار رہے تھے. اللہ سے دعا ہے تو تیسرا فیض ہمارے پاس نیا ہے, ہم اچھی سی زندگی گزار سکیں. ضرور 200 سالہ جشن بہت اچھی طریقے سے منائیں گے. ایسی گورنمنٹ جو ہے بہت کمزور نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, مگر آپ ذرا ڈھکلنا پڑتا, ہمارے بولنا پڑتا. ایسا نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوتا, ضرور کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے جو وقت دیا گیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک دو شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. وہ کرے بات تو ہر لفظ میں خوشبو آئے, وہ کرے بات تو ہر لفظ میں خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تھینک یو. آفس پہ رہتا ہوں, آپ کا جو چیزیں آپ نوٹ کر کے لائیے, جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں مدد کوشش کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس سے تفصیلات آپ کو جو ہے ہمارے فاضل دوست آصف بھائی, جیسا کہ عمر جلیل صاحب نے بتایا تھا کہ جرنلسٹ کو, خاص کر سوشل میڈیا جرنلسٹ کو, سینئر صحافی ماجد صاحب کی نگرانی اوارڈ بھی دیا گیا کافی لوگوں کو. یقیناً اردو جرنلسٹ بہت سے مسائل سے گزر رہے ہیں, اور سارے جرنلسٹ گزر رہے ہیں. تیلگو والے بھی پریشان ہیں, انگلش والے بھی پریشان ہیں, مگر چونکہ اردو کا چلن کم ہوتے جا رہا ہے, اس میں تمام لوگوں سے دیکھیے, ہماری اسٹیٹ کے اندر جتنے ریزیڈنسی اسکول کھولے ہیں, 204 اسکول کھولے گئے, اسے انٹرمیڈیٹ اپ گریڈ کیا گیا, وہاں ہم برابر اردو پڑھا رہے ہیں, دینیات بھی پڑھا رہے ہیں. مگر جو انگلش اسکول لوگ کھول رہے ہیں وہ صرف انگلش ہی پڑھاتے ہیں, نہ وہ دینیات پڑھاتے ہیں نہ اردو. ہم اپنے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو انگریزی میڈیم ضرور تعلیم دیجیے, پر ساتھ ہی ساتھ اردو پڑھائیے, عربی بھی پڑھائیے, تاکہ اردو زبان ہمیشہ قائم رہے. اور تلنگانہ بننے کے بعد اردو کو سیکنڈ لینگویج کا درجہ دیا گیا, سارے تلنگانہ میں دیا گیا. اردو ٹرانسلیٹرز کو مہیا کیا گیا, منسٹروں کو. سی ایم صاحب نے 66 لوگوں کا اپائنٹ کیا. ہم بہت اردو کو ترقی دینا چاہتے ہیں, پر عوام کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے جیسے 2 آنکھ ہے, ایسی زبان ہے ہماری. اگر ہم جو قسم کی اینک لگائیں گے وہ نظر آئے گا آپ کو, تو آپ جو ہے ہر کلر کی اینک لگائے تو بہتر ہے, پر اصلی چہرہ آپ اصلی آنکھ کی خراب کر دیا تو کیسا ہوگا. تو اصلی ہماری اردو زبان ہے, اس کی ترقی کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے. اور اردو کے ساتھ ساتھ ہم دوسری زبانوں کو بھی ہم عبور حاصل کریں گے, انگلش ہو یا تیلگو ہو, اس زبانوں پر بھی اگر مسلمان عبور حاصل کریں گے تو ہمیں آگے زندگی میں ترقی کرنے کا موقع ملے گا. اردو کی جو بھی اردو صحافت سے وابستہ ہے, چاہے واٹس ایپ میڈیا ہو, چاہے ہمارا پرنٹ میڈیا ہو, ہماری ان سے ایک ہی ادباً گزارش ہے, بہت اچھا سوچ سمجھ کر آپ کسی کے بارے میں لکھیے, اور جو لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر کسی پہ غیر ضروری کی تنقید نہ ہو. جو حق کے لیے کام ہے آپ کا, اس پہ آپ کام کیجیے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بھی آگے بڑھائے گا, حکومت بھی آپ کے ساتھ رہے گی. ہم بھی جو بھی ہو سکتا ضرور اردو میڈیا کے لیے ضرور سپورٹ کریں گے, ساتھ میں تیلگو اور انگلش میڈیا کو بھی جو بھی ہو سکتا ہے کام کریں گے. صاحب بجٹ ابھی میں آپ کے ڈائریکٹر صاحب یہیں تھے. دیکھیے میں بتاتا ہوں صاحب کہ بجٹ چھپ کے آپ کے گھر کو نہیں آتا. آپ 1 مہینہ نوکری کرتے تو تنخواہ ملتی, وہ آفس کو جانا پڑتا. بجٹ کے لیے بھی فائنانس سیکرٹری سے بار بار ملتے رہنا. میں ابھی اردو اکیڈمی ڈائریکٹر صاحب سے کہا, اور ہمارے اردو کے ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے, ان سے بھی بات کرا. مائنارٹی سیکرٹری صاحب سے بات کیا, آپ تھوڑی پیروی کیجیے, وہاں جا کے بار بار اگر آپ کوشش کریں گے تو بجٹ ملتا رہے گا. کیونکہ بجٹ جو ہے کم ہوتا ہے, خرچہ زیادہ ہوتا ہے. جس طرح بجٹ آتا دوسرے لوگ آ کے لے آتے. ہمارے مائنارٹی والوں کو ذرا اسی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہو رہی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا بھی مکمل انتظام کیا جائے گا. ڈبل صاحب یہ ہمارا قانون نہیں ہے, سینٹرل گورنمنٹ کا ہے.